धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। वो जो लकीर जिंदगी की चलती रहती है जिस पर ज़्यादातर लोग चलते हैं, उस लकीर से एक अलग राह कुछ लोग निकालते हैं, एक नई मंजिल खड़ा करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। नमस्कार, मैं राणा यशवंत, ये जो ज़िंदगी है मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैंने जिस मेहमान को बुलाया है उनके साथ एक छोटी कहानी आपको साझा करता हूँ, उनको बुलाने से पहले। एक नौजवान एक न्यूज़ चैनल में काम कर रहा है, तब फैक्स आया करते थे और वो जा कर के वो जो कागज़ पड़े हुए फैक्स के उनको टटोलता है, देखता है कौन सी स्टोरी है जो चलाई जा सकती है। वो छाँटता रहता है और एक टुकड़ा कागज़ का हाथ में आ जाता है। उस टुकड़े ने ज़िंदगी को एक नई राह दी, एक नई मंजिल उसने तैयार की। और वो नौजवान जो न्यूज़ चैनल में काम कर रहा था, उस टुकड़े के ज़रिए दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बन जाता है। सफ़र लंबा ज़रूर है, लेकिन मायनेदार है। ज़ाहिर है मैं जिस आदमी का ज़िक्र कर रहा हूँ, उनका नाम आपके ज़हन में आ गया होगा। मनीष सिसोदिया, प्लीज़ आइए। आइए प्लीज़। ये फैक्स कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा, ये कहानी क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 1998 में ये फैक्स आया था और इसका कह सकते हैं कि कहानी का निचोड़ ये है कि ये फैक्स अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आया था। अच्छा। पहला कम्युनिकेशन था। मैं तो सामान्य रूप से अपने चैनल में न्यूज़ रूम में बैठा हुआ खबरें देख रहा था कि क्या क्या खबरें आ रही हैं आज की। तब तक मुझे एक फैक्स दिखा जिसमें लिखा था परिवर्तन नाम का एक एनजीओ बना है। कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक संस्था बनाई है। तो उस दिन शायद डेस्टिनी कुछ और कह रही होगी। हाँ। पर वो फैक्स मैंने हाथ में लिया और मैं कंप्यूटर पे जाके बैठा, मैंने देखा ये क्या संस्था है, किन लोगों ने बनाई है। खोला परिवर्तन.com। सबसे पहले उसमें आया कुछ लोगों के नाम थे कि इन लोगों ने ये संस्था बनाई है और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं और लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। तो मुझे लगा अच्छा है, कुछ कीड़ा मन में रहा होगा पत्रकार होने के नाते कि देश में सफाई होनी चाहिए। तो मैंने वेबसाइट पे लॉगिन कर दिया। अपने न्यूज़ रूम में बैठे बैठे ही मैं पहला मेंबर बन गया परिवर्तन का। अच्छा। और उस वक्त मोबाइल भी नहीं होता था, तो बस जो नंबर था मेरे पास अवेलेबल लैंडलाइन का वो डाल दिया। शाम को अरविंद केजरीवाल जी का फ़ोन आ गया और वहाँ से उनसे फिर वो अरविंद केजरीवाल जी मिलने आए, तो उनसे फिर दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद चलते 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 आज जहाँ हैं वहाँ हैं। अगर वो फैक्स नहीं मिला होता तो शायद उस वक्त जो एक सामान्य पत्रकार जो एक न्यूज़ चैनल में काम करता है, उसके सपने होते हैं कि भाई वो एक सफल पत्रकार बने, वो उसकी रिपोर्ट्स प्रभावी हों, वो जो जर्नलिज्म करे वो प्रभावशाली हो, समाज में कुछ अच्छा बदलाव लाए। उतने ही सपने थे। उतने ही सपने थे कि एक दिन इन संपादकों के जैसे कहीं बैठेंगे किसी चैम्बर में। उससे ज़्यादा सपने कहाँ होते हैं न्यूज़ रूम में बैठ के या रिपोर्टिंग में। और फिर अरविंद से जब आपकी मुलाकात पहली हुई होगी, जाहिर है जब आदमी मिलता है उसके बाद उसके साथ एक रास्ता साथ साथ चलने लगता है। ऐसा क्या था कि आपने कहा कि हम नौकरी भी छोड़ देंगे लेकिन इस आदमी को नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा क्या था जो पा लेना संभव लग रहा था? मैं एक गांव से आता हूँ, छोटे से गांव से आता हूँ मैं, और मैंने वहाँ समाज के अलग अलग चेहरे देखे, गरीबी भी देखी है, करप्शन की वजह से गाँव की जो हालत है वो भी देखा। वहाँ से आते आते मैं जब दिल्ली पहुँचा तो दिल्ली में एक अलग तरीके की दुनिया देखी। फिर पत्रकारिता से देश दुनिया देखने को मौका मिला, तो कहीं ना कहीं कुछ समाज की, देश की पीड़ा थी मन में। वो पीड़ा मुझे उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी के अंदर भी दिखाई थी कि यार ये आदमी, हम तो केवल वो पीड़ा रख रहे हैं और अपनी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते, पत्रकारिता की नौकरी करते करते जो कर लेते हैं कर देते हैं। लेकिन ये आदमी इनकम टैक्स कमिश्नर होते हुए IRS ऑफिसर थे, IIT से पास आउट थे। इतना सब होते हुए, IRS की नौकरी करते हुए भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ करने की जिद ठाने हुए हैं
और कुछ बदलने की जिद ठाने हुए हैं। तो वो जो उनकी जिद है बदलने की, कि बदल तो सकती हैं चीज़ें, ये मैं सोचो हम कहाँ खड़े हैं, बदल देंगे, वो मुझे हमेशा अरविंद जी से बांध के रखता है। अभी आपने कहा कि आप एक छोटे से गांव से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो हमने आपके गांव में अपनी टीम भेजी, वहाँ से हमने कुछ तस्वीरें मंगाई हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और दर्शकों को भी पता चला कि दिल्ली से 50 मील दूर मनीष सिसोदिया का गांव है, वो गांव कैसा है और आपको कुछ ना कुछ तो याद आने लगेगा जैसे हम वीडियो दिखाएंगे आपको। ये आपका गांव, आपका घर, क्या याद आता है? बदला तो बहुत कुछ होगा। हाँ, लेकिन गांव तो गांव ही है, घर तो घर ही है जहाँ बचपन बिताया। हाँ, हमेशा अंदर से इमोशंस जागने लगते हैं पुरानी चीज़ों के। कुछ याद आता है? पढ़ते थे वहाँ तो दूर दूर तक, जितने दोस्तों के साथ पढ़ते थे। घर है हमारा, ये वाला दरवाज़ा अच्छा, है ये वाला जिसका, घर है। हाँ। तो वहाँ कभी सोचा नहीं था कि, वहाँ तो कभी दूर दूर तक सोचते नहीं थे। गांव में कोई नेता आता था, इलेक्शन के समय कोई आता था, तो मैं जब भी अब कहीं जाता हूँ तो मुझे वो चीज़ें ध्यान आ जाती हैं कि जब मैं छोटा था और गांव में खेलता रहता था, घूमता रहता था, तो उस वक्त किसी लीडर के आने पे हमें क्या लगता था। तो मेरे जहन में वो फील चलता रहता है। तो इसीलिए मैं जब भी किसी मोहल्ले में जाता हूँ, गलियों में जाता हूँ या देश के किसी कोने में जाता हूँ, तो मुझे हमेशा ध्यान रहता है कि मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ वैसा ही मैं भी हूँ, मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वैसा ही मैं भी हूँ, मेरा बचपन भी ऐसे ही बीता है। तो इसलिए शायद ये यादें, ये रियलिटीज़ कभी मन में सबक के तौर पर सामने अहंकार नहीं आने देती। मुझे लगता है मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मतलब ठीक है, मेरे ज़िम्मे भगवान ने, लोगों ने काम दिया है, लेकिन मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं सब इनमें से एक हूँ, मैं भी इन जैसा ही हूँ। ये मुझे हमेशा याद दिलाता है। थैंक यू। ये आपके गांव का मंदिर है और मैंने सुना है कि ये नया हो गया है, ये बहुत अच्छा हो गया है। आपके बचपन में तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, गांव में ना, आपके गांव में भी होगा, हम सबके गांव में देवता की पूजा होती है। हाँ, परिवार के देवता की। तो ये वो जगह है जहाँ, मतलब मेरे लिए बहुत पुण्य स्थान है, ये बहुत पवित्र स्थान है। ये हमारे गांव के, हमारे परिवार के देवताओं का स्थान है। ये ऐसी जगह है राणा जी, जो मैं समझता हूँ जिसने मुझे गांव से जोड़ के रखा है, बांध के रखा है। अच्छा। मैं किसी के शादी में ना जा पाऊँ, विवाह में, सुख दुख में ना जा पाऊँ, लेकिन हमारे पिताजी ने एक परंपरा डाल दी थी, और गांव में है वो, हमारे परिवार में नहीं, सब में है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद उनमें भी होगी, कि दीपावली पे हम गांव जाते हैं। अच्छा। कुछ भी हालत हो, कहीं भी फंसे हो, मैं हर दीपावली गांव जाता हूँ। मैं जब से गांव से बाहर आया हूँ, केवल एक दीपावली मेरी ऐसी बीती है जब मैं गांव नहीं गया। क्या बात, क्या बात। और वो भी तब जब मैं राजनीतिक कारणों से मुझे जेल में रहना पड़ा, वरना ऐसा कोई त्यौहार दीपावली का नहीं आया जब मैं दीपावली की सुबह गांव में जाके पूजा ना की हो। ये मेरी आस्था है, ये दरअसल मंदिर शब्द छोटा है इसके लिए, ये मेरे पूर्वज हैं। देवता जो होते हैं वो पूर्वज होते हैं। तो मैं तो गांव जब जाता हूँ तो इसी भाव से जाता हूँ दीपावली की सुबह, कि इससे पहले कि हम दिए जलाएं, इससे पहले कि हम उत्सव मनाएं, मैं पूर्वजों को नमस्कार करके आऊँ कि जो कुछ भी हूँ, जो कुछ ये शरीर, ये मन, जो कुछ भी है, ये आपकी वजह से ही है। मनीष गांव से दिल्ली आए तो आप को जो दोस्त आपके लेकर के आए, हमने भी आपके बारे में बहुत रिसर्च किया, तो हमने कहा कि वो साहब कौन है जो आपको लेकर के दिल्ली आए। तो ऋषि, हमको पता था कि ऋषि जो है वो आपको दिल्ली लेकर के आए, तो हमने ऋषि को बुला रखा है। आपका पहले स्वागत, और बताइए कि आप कैसे मनीष को लेकर के दिल्ली आए। मेरा मनीष जी का संपर्क जो है वो एक बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि जिस समय मनीष जी मुझसे मिले उससे पहले मैं रेडियो मॉस्को, रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो जापान, रेडियो डॉयचे वेले, इसके प्रोग्राम्स को सुना करता था। तो ये उस समय जम्मू में थे, इन हॉस्टल में थे ये, और हॉस्टल में ये प्रोग्राम सुना करते थे और उसमें मेरा नाम सुना करते थे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो इनकी थ्योरी आउट ऑफ द बॉक्स में है।
क्योंकि इनकी थ्योरी है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की। तो ये सोचा करते थे कि कौन ऐसा आदमी है कि जो ऐसे काम कर रहा है कि उस समय जब ना नेट है, ना मोबाइल है, ना कोई कुछ चीज़ नहीं है, उस समय भी इतने सारे रेडियो स्टेशन से कांटेक्ट रखे हुए हैं। तो जब ये होम टाउन आए तो ये उस समय पिलखवा में रहते थे। इनका और हमारा घर का ज़्यादा 3-4 घरों का अंतर था उस समय। तो मैं इनको देखा करता था कि इस घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो बहुत स्मार्ट है, बहुत काले बाल हैं और परिचय नहीं था। तो इनकी एक बुआ जी की सिस्टर हैं सुनीता, वो मुझे भी जानती थी और इनको भी जानती थी। तो एक दिन मेरे पास वो लेकर आई कि ऐसे से मनीष जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमारी मुलाकात हुई और वो मित्रता में बदल गई। जब इनको लगा कि मैं रेडियो स्टेशन में काम करता हूँ तो उन्होंने कहा कि मुझे भी काम करना है रेडियो में। तो हम लोग दोनों दिल्ली आ गए और दिल्ली हम रहे और हम दोनों एक ही प्रोग्राम किया करते थे। सुबह 9 बजे के करीब वो आता था। तो जब मैं वो प्रोग्राम किया था मैं रोमांटिक गीत बजाता था। ये उस प्रोग्राम को, जो इनकी सोच है, मधुबन खुशबू देता है, ऐसे ऐसे गीतों का चुनाव करते थे। ये उसको प्ले करते थे, मैं उसको सुना करता था। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कभी इनको बताया नहीं, आज पहली बार बता रहा पुराने इतने अभिनव काम किए हैं। बचपन के दोस्तों से मिलवाने में डर लगता है। देखो दोस्त क्या है, दोस्त आपके बारे में वो सब जानते हैं जो आपके परिवार वाले भी नहीं जानते। आपकी वाइफ नहीं जान रही होती है, आपके पेरेंट्स नहीं जान रहे होते हैं, आपके भाई नहीं जान रहे होते हैं। तो मैं सोच रहा था पता नहीं क्या बताने वाला है। तो थैंक यू। मैंने सुना कि जिंदगी इत्तेफाक है और एफएम में जाना भी आपका इत्तेफाक ही रहा कि कहीं आप खड़े थे, कोई बस सी आ गई। मैंने ना राणा जी, बड़ा अच्छा नाम है आपके प्रोग्राम का, ये जो जिंदगी। मैंने कहीं बचपन में, मैं पढ़ता था, पढ़ने का शौक था मुझे, तो एक पढ़ लिया था कहीं कि लाइफ ना 2 तरह की होती है। एक तो स्थिति है ये कि आप एकदम ट्रेन की पटरी पे सीधी 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 बहुत तयशुदा जिंदगी जीते चले जाओ। बुरा नहीं है वो, अच्छा है, वो भी एक जीने का तरीका है। पर उसने शायद कोई नॉवल था, उसमें उसने दूसरे कैरेक्टर को ज़िंदगी में दिखाया था कि वो पहाड़ों के पानी की तरह से होता है, जिधर से रास्ता मिला उधर से चलते चले जाएंगे। तो मुझे हमेशा उसने अट्रैक्ट किया कि यार ये ट्रेन से बंधी हुई ज़िंदगी अच्छी है, उसके लिए मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है जो जी रहे हैं। पर मुझे लगता था मैं इसके लिए नहीं बना, मैं रेल की पटरियों से बंधी हुई ज़िंदगी के लिए नहीं बना। मैं जहाँ जैसा मोड़ आएगा मैं मुड़ता जाऊँ ज़िंदगी में, उसमें मज़ा है। उसी क्रम में मैं ऋषि कुमार जी के साथ में रेडियो स्टेशन पे काम करता था, ऑल इंडिया रेडियो में बतौर अनाउंसर। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स करते थे और एक यंग टीम थी हम दोस्तों की जो हम वहाँ करते थे। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग मैं शाहदरा में रहता था उस वक्त, विवेक विहार में। तो शाहदरा इलाके के 1-2 दोस्त थे। तो वहाँ तो ऑल इंडिया रेडियो के सामने ना एक रेड लाइट है, आपने देखी होगी, वो रिजर्व बैंक के और प्लानिंग कमीशन के कॉर्नर पे रेड लाइट होती थी। तो वहाँ से बस मिलती थी 320। वहाँ खड़ा हुआ था, तो दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था कि अभी आगे करना क्या है, बस रेडियो में काम कर रहे थे, रेडियो में काम कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। तो एक दिन मैं 320 बस पकड़ने के इंतज़ार में खड़ा था। एक और हम में से एक और अनाउंसर था, वो आया वहाँ पे, बोला यार मेरे को ना ITO जाना है। किस लिए जाना है? वो टाइम्स FM में जाना है मेरे को, वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में, और इंटरव्यूज़ हैं, मेरा इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पे। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। बोला यार तू चलते साथ में। मैं क्यों? बोला मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चल देते, दोस्तों का काम है दोस्तों के काम आना। तो हम दोनों ITO की बस पकड़े और ITO पे उतर गए। मुझे शाहदरा जाना था, मैं गया नहीं, मैं ITO पे उतरा, उसके साथ चला गया। तो वहाँ उनके रूम में बैठा हुआ था। तब तक किसी बात पे बात करते करते जो उनके प्रोग्राम ऑफिसर्स थे, उन्होंने मुझसे पूछ लिया आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं भी इनके साथ अनाउंसर हूँ। बोले आप काम करोगे हमारे साथ में? मैं करूँगा, और मैं भी हमारे रेडियो में काम, मतलब मैं नौकरी मांगने नहीं गया था, बस टाइम्स FM में मैं काम कर रहा था और मतलब अगले दिन से मेरी नौकरी लग गई। इन्होंने रिपोर्टिंग की और रिपोर्टिंग में नए कीर्तिमान स्थापित किए। इन्होंने एडिटिंग की, इन्होंने डबिंग की। कोई ऐसा काम रेडियो स्टेशन का था नहीं था जो इन्होंने नहीं किया होगा। और इन्होंने चेन्नई में टाइम्स FM का सेटलमेंट किया, जम्मू में किया, और बहुत सारी ऐसी जगह थी। और वहाँ भी ये मित्रों को याद रखते थे। वहाँ से एक घड़ी लेकर आए हम 5 मित्रों के लिए, हमको एक घड़ी गिफ्ट की।
एक शेर है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो कुछ लोग मनीष की तरह होते हैं, जिधर भी चलेंगे रास्ता हो जाएगा। एक आदमी जो परिवर्तन जैसे एनजीओ के साथ अरविंद केजरीवाल को लेकर के अपना सफ़र शुरू करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी बनाता है। कभी सोचा या लोग जानना चाहते होंगे कि एक संस्था है, वो जब पॉलिटिकल पार्टी बन रही होगी, उसमें जो चर्चाएं चल रही होंगी, करें नहीं करें, ये हमारे लिए है नहीं है, तो क्यों हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई? एक्चुअली जब मैं रेडियो में काम करता था तो कभी सोचा नहीं था टीवी में जाके काम करूंगा। जब टीवी में काम करता था तो कभी सोचा नहीं था कि मैं सोशल मूवमेंट्स में जाके इतने बड़े बड़े लोग, अन्ना हजारे जी, अरुणा रॉय, अरविंद केजरीवाल, इन सब के साथ में खड़ा हो जाऊंगा जाके। जब सोशल मूवमेंट्स के साथ काम कर रहे थे, सोशल रिफॉर्म्स पे, तो तब नहीं सोचा था कि पार्टी बनाएंगे, कोई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। इनफैक्ट 2012 तक जब जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था और उसके बाद फिर रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ, उस वक्त बहुत सारे लोग पूछते थे, भाई अब तो फेमस हो गए हो, अब तो लोग सुन रहे हैं तुम्हारी बात, तो पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए। 2012 तो मेरे आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे पड़े हुए, जहाँ बहुत सारे लोग हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता हैं, वो उनकी जिद है कि सब अब तो पार्टी बनानी चाहिए, ये सुन नहीं रही हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ। और मैं कहता था नहीं, देश में कुछ पढ़े लिखे लोगों को, स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोगों को ऐसा होना चाहिए जो सरकारों के ऊपर नज़र रख सकें और सरकारों से काम करवा सकें। हम वो काम करेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। पर समहाउ वो ये ना कि जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। लोकपाल कानून हम लोग मांग रहे थे। लोकपाल कानून में ने दिखाया कि जब आप आंदोलन करते हैं तो लोकतंत्र में आंदोलन कितना प्रभावशाली हो सकता है, उसकी एक बानगी दी लोकपाल आंदोलन ने, कि अगर लोग जिद के साथ और समर्पण के साथ सड़क पे आके खड़े हो जाएं तो देश की संसद को झुकना पड़ता है। देश की संसद को क्रिसमस या विंटर वेकेशन की जो छुट्टियां होती हैं 27, 28, 29, 30 दिसंबर की, जब सारे सांसद गोवा में या विदेशों में कहीं कहीं क्रिसमस से लेके और न्यू ईयर मनाने निकल जाते हैं, आंदोलन के दबाव में आके, जनता के दबाव में आके देश की संसद को उन छुट्टियों को कैंसिल करके मीटिंग बुलानी पड़ी। ये आंदोलन की ताकत थी। लेकिन आंदोलन की सीमा यहीं तक थी। अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो वो संसद से होगा, अंदर बैठ के। आप एक आम आदमी के रूप में आंदोलन कर सकते हैं सड़क पे खड़े होकर लोकतंत्र में, और संसद को मजबूर कर सकते हैं कि वो बैठक बुलाए। लेकिन आप संसद को ये मजबूर नहीं कर सकते कि बैठक बुला के वो कानून पास करेगी कि नहीं करेगी। वहां सीमा आ गई। वहां जाके लगा कि उन्होंने लोकपाल बिल फाड़ दिया, खूब मजाक बना उसमें। तब हमें लगा कि यार ये तो संसद में बैठना पड़ेगा जाके, इससे काम नहीं चलेगा कि हम सड़क पे खड़े हों और संसद को झुकाएं। इससे काम चलेगा कि हम संसद में जाके बैठें और फिर संसद चलाएं अपने। वहाँ से संसद बोलिए, विधानसभा बोलिए। मैं विधानसभा में बैठा हूँ कि इन विधानसभा में बैठेंगे तो शिक्षा की नीतियाँ निकलेंगी, इन विधानसभा में बैठेंगे तो स्वास्थ्य की नीतियाँ निकलेंगी, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए नीतियाँ निकलेंगी, महिलाओं के लिए नीतियाँ निकलेंगी। वहाँ बैठना पड़ेगा। और बैठ गए। आप दिल्ली में उप मुख्यमंत्री बनते हैं, आपके पास एजुकेशन जैसा मंत्रालय आता है और बहुत सारे बदलाव आपके ज़रिए हुए। दुनिया भर में आज भी पार्टी सरकार जहाँ कहीं भी अपना परचम लेके जाती है तो शिक्षा में बदलाव का जो झंडा होता है सबसे आगे रहता है। तो हमने आज अपने दर्शकों के बीच में आपने शिक्षा के भीतर जो जो किया है, जिन लोगों ने आपको नज़दीक से देखा है, जाना है, बदलाव को समझा है, उनको बुलाया है। हमने पूनम टंडन जी को बुलाया है। पूनम टंडन जी, नमस्कार मैडम, प्रिंसिपल रही हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, मैं प्रिंसिपल थी मोतीबाग नानकपुरा में, और नई सरकार आई आपकी, और मेरे घर में फ़ोन बजता है कि आपको मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं। थोड़ा सा तो घबराहट भी हुई, मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बुला रहे हैं, तो समय बताइए और एड्रेस बताइए, मैं पहुंच जाऊंगी। और मैं जब वहां पहुंची तो मैंने देखा हमारे कुछ 4-5 साथी और भी प्रिंसिपल वहां बैठे हुए हैं, तो एक इत्मीनान का बड़ा अच्छा सा माहौल लगा। और इट वाज अ वेरी इनफॉर्मल टी, जैसे हम घर में पीते हैं, चाय पी रहे हैं, पोहा खा रहे हैं और मिनिस्टर से बातें कर रहे हैं। मतलब बड़ी मज़ेदार सी मीटिंग और बहुत ही इनफॉर्मल सी बातें।
और सर ने छूटते ही पूछा, मैम मुझे सिर्फ इतना बताओ, इतना मैं क्या करूं कि स्कूलों का नक्शा बदल जाए और इतने बढ़िया हो जाए? आप तो काम कर रही हो, क्या बदलना चाहती हो? मन में इतनी खुशी हुई, ये कोई सिर्फ नेता आके मुझे ये नहीं कह रहा मैं ये कर दूंगा और बाद में करेगा नहीं, ये मेरे से पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। मैंने कहा सर, स्कूल में ना बहुत बढ़िया ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ये स्कूल लेवल की नहीं, एक ग्लोबल लेवल की, क्योंकि स्कूल बनना चाहिए ग्लोबल लेवल का। मैं छोटे सपने देखती नहीं हूँ, और मन में ऐसे लगा कि सर भी ऐसा ही कोई बड़ा सपना देख रहे हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं। और एक मैंने कहा सर, कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आके स्कूल के मैनेजमेंट को देखे और हम पूरा ध्यान अपना बच्चों पे, स्कूल पे, उसको आगे बढ़ाने में लगाएं। और सोचा कह तो दिया है, पता नहीं होता कुछ नहीं है, पर सरकारी है। कुछ दिनों में सर्कुलर आता है और मैं अपने कंप्यूटर पे सर्कुलर देखती हूँ कि प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग हो रही है कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में। आई थॉट आई शेयर्ड समथिंग एंड इट्स हैपेंड। और एक सर्कुलर अगले दिन आता है, स्टेट मैनेजर रिक्वायर्ड, दिस शुड बी द क्वालिफिकेशन, दिस शुड बी द सैलरी। मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए उस दिन के, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हो गया। तो मैं इस चीज़ के लिए सोचती हूँ कि मैं कितना धन्यवाद दूँ कि जिंदगियां बदल गई इस चीज़ों से, स्कूलों में। शुक्रिया। स्कूल शिक्षा मंत्रालय तो बहुत लोगों ने संभाला होगा, लेकिन स्कूलों में बदलाव लाया जाना चाहिए, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी जानी चाहिए, ये दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली कोई एक मोमेंट कहना मुश्किल है, इवेंचुअली हर चीज़ ने जोड़ा है। मैं गांव से आता हूं, वहां का स्कूल देखा, मेरे पिता शिक्षक थे, मैंने एक शिक्षक की ज़िंदगी को देखा, उस पेन को समझा कि एक शिक्षक जो बदलाव लाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, लेकिन ओवरऑल कहाँ खड़ा है, उसके सारे अपने अच्छे इंटेंशंस के बाद भी। मैंने फिर पत्रकारिता की तो देश को देखा, देश के अलग अलग हिस्सों में जाके देखा। घूमते घूमते मुझे कुछ ऐसे मित्र टकराए जो एजुकेशन पे एक बड़ी फिलॉसफी लेके चल रहे थे। उसी क्रम में एक मेरा मिलना हुआ नागराज जी से। एक बहुत बड़े भारत के दार्शनिक हुए हैं, अभी थोड़े से समय पहले उनकी डेथ हुई। मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। कोई गुरु जैसे गुरु उसमें नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति थे। एजुकेशन पे उनका बहुत मौलिक सोच और काम है जो देश को अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। उन्होंने सहअस्तित्व का एक एक्सप्लेनेशन दिया है, जीवन विद्या करके वो उनकी पूरी टीम काम करती है। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझको एक ही चीज़ कहा कि शिक्षा के ज़रिए दिल्ली का मानवीयकरण करो। ये मेरे लिए बहुत गहरी लाइन थी कि शिक्षा के ज़रिए दिल्ली का मानवीयकरण करो, उत्थान करो नहीं, तरक्की कराओ नहीं। मानव बन जाएंगे, मानवीयकरण हो जाएगा तो अपने आप तरक्की हो ही जाएगी। इसलिए वहाँ से मेरे अंदर बैठ गया कि एजुकेशन पे काम करना है। हम राजनेताओं के ज़रिए इतिहास पढ़ते हैं, मैंने एजुकेशन के ज़रिए पढ़ा कि इनके अमेरिका के स्कूलों में 1890 में ऑल गर्ल चाइल्ड एनरोलमेंट हासिल हो गया था। जापान जिसकी आज हम बात करते हैं तबाह हो गया था 1945 में, लेकिन 1903 में उसकी फाउंडेशन डल गई थी। 2011 में हम जो काम कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए, 1903 में वहाँ वो पॉलिसीज में आके इम्प्लीमेंट हो चुका था, राइट टू एजुकेशन। तो ये सिंगापुर, वहाँ पे उन्होंने आज मतलब 30 साल कहिए 50 साल पुराना सिंगापुर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत गरीब बस्ती जैसा लगता है, लेकिन वो सिंगापुर खड़ा कर गया। क्वान ली साहब ने खड़ा किया, बोले कि मैं पहले स्कूल बनाऊंगा, यूनिवर्सिटीज़ बनाऊंगा, और फिर वो नियम बना देते हैं कि नहीं, अब कोई भी महिला जो बच्चे पैदा करेगी उसका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। रेडिकल था, लेकिन पूरा का पूरा सिंगापुर फिर ग्रेजुएट माँ बाप की संतान के रूप में खड़ा हो गया। तो ये सब मैंने देखा, पढ़ा, समझा। एक निष्कर्ष जीवन में बना कि अगर राजनीति में कुछ करना है, देश को बदलने के लिए कुछ करना है और राजनीति में कुछ करना है, तो एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। तो वहाँ से एक सोच बनी। फिर जब अरविंद जी ने कहा 2013 में जब पहली सरकार बनी थी, मेरे मन में कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं मिनिस्टर बनूंगा। ये सब जोश जोश में जीत गए थे, बहुमत के करीब पहुंच गए थे, सरकार बनने वाली थी। तो अरविंद जी बुला के बोले, मनीष आपको मैं सोच रहा हूँ आप मिनिस्टर बनो साथ में कैबिनेट में। तो मैंने कहा यार मैं मिनिस्टर बन जाऊँगा, लेकिन मुझे ना एजुकेशन चाहिए। बोले तो और अच्छी बात है। राणा जी क्या होता है ना कि एक लीडर के रूप में मैं देखता हूँ कि सफल लोग कौन हैं। ऐसा मेरी फिलॉसफी बनी है लोगों की सफलता को देख देख के कि सफल वो नहीं है जो कोई सपने देखता है, सफल वो है जो
अपने सपनों को दूसरों के साथ मिला लेता है। हम्म, मुझे दिल्ली की शिक्षा में बदलाव करना था, अरविंद जी को दिल्ली की शिक्षा में बदलाव करना था, ये हमारा सपना था। पर हम दोनों अकेले थोड़े ही थे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे, बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारे लोग थे देश में जो काम कर रहे थे शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। बस उनको मिलाना था, और उनको मिलाते मिलाते एक टीम बन गई। पहली टीम हमारी 52 प्रिंसिपल्स की बनी थी, दिल्ली के 1000 प्रिंसिपल्स में से, जिन्होंने कहा था हम बताएंगे एजुकेशन में क्या होना है, हम बताएंगे स्कूलों में क्या होना है। ये लोग बताते थे, हम करते थे। राजेश्वरी मैम भी वही हैं। मेरा अनुभव बहुत शानदार रहा। एक बार मनीष जी ने एक मीटिंग बुलाई 1000 प्रिंसिपल्स की, जितने हम लोग पूरी दिल्ली में थे, और मंच से ऐलानिया उन्होंने कहा कि आज आप मुझे ये बताएंगे कि मुझे शिक्षा में क्या करना है। मैंने कहा, मैंने मन में सोचा ये सही है। मैंने कहा अब बढ़िया मौका मिल गया, जो चाहिए वो इस आदमी को कहना है हमने, और कहीं कोई ना करने वाला भी नहीं है। हमने कागज़ में लिख के मेल करके मंत्री जी को भेज दिया कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वही लग ऐसी रहा था होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पुराने अनुभव विचित्र थे, लेकिन वो फटाफट हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, जब हम पायलट स्कूल बना रहे थे, शिक्षा मंत्रालय से, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री से आया कि हम जी 50 स्कूल्स बनाएंगे जो पायलट स्कूल होंगे, और जिसमें हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देंगे। और मैं एक ऐसे स्कूल में थी जो बहुत पुराना स्कूल था, उसका वैसे बहुत अच्छा इतिहास रहा, उसके जो पुराने स्टूडेंट्स रहे, बड़े बड़े पत्रकार, नेता और इंजीनियर्स बहुत रहे, तो लोग आते थे, लेकिन स्कूल बहुत पुराना था। तो 9 महीने में वो ब्लूप्रिंट जब मेरा सिलेक्ट हुआ, तो 9 महीने में हमने उस स्कूल को ट्रांसफॉर्म किया। मैंने इंजीनियर से कहा, ये लास्ट नंबर पे सिलेक्ट हुआ है, ये मुझे पहले नंबर पे चाहिए। और चलते स्कूल में ट्रांसफॉर्म कराना, एक एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हमने दी, और जब उसका उद्घाटन हुआ, एंड दैट वाज द डे। मनीष जी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, रहेगी भी, इनकी एक्सेसिबिलिटी। मैंने स्कूल का कोई एक बढ़िया सा फ़ोटो अगर भेजा तो उन्होंने 2 मिनट में ट्वीट किया। मैंने एक बार एक स्कूल में, सोनिया विहार के स्कूल में 54 बच्चे लेबरर्स के पढ़ाए, एक उनके लिए इंतज़ाम किया। मैंने कहा ये बच्चे भी आउट ऑफ स्कूल क्यों रहे। मैं कैम्ब्रिज गई हुई थी ट्रेनिंग के लिए, लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए, और मनीष जी ने वो ट्वीट किया हुआ था, अखबार की वो कटिंग। मतलब मुझे वहीं, जैसे पूनम जी ने कहा, मुझे वहीं आंसू आ गए। मैंने कहा यार ऐसे भी मंत्री होते हैं। शिक्षा में बदलाव सिर्फ आपने स्कूलों को बेहतर करने और सिलेबस में चेंज लाने का नहीं किया है। मैंने देखा कि आर्ट, म्यूज़िक को भी आपने अलग से प्रायोरिटी दी और उसके लिए अलग से व्यवस्था की। देखिए, मैंने एजुकेशन को एज ए मिनिस्टर, एज ए लीडर एंड एज ए मिनिस्टर, मैंने एजुकेशन को 2 रूप में देखा, 2 फोल्ड। एक ये है कि एजुकेशन की बुनियाद ठीक करनी है, फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। उसमें जैसा 2 प्रिंसिपल मैम यहाँ हैं और भी ऑफिसर्स यहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि हमने इनको नहीं बताया कि क्या करना है। हमने कहा मैं मिनिस्टर हूँ, मुख्यमंत्री जी साथ खड़े हुए थे, अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये मेरा मिनिस्टर है, मैं आपको बताऊँ कि क्या करना है, उससे पहले आप मुझे बताओ कि हमें क्या करना है। मुख्यमंत्री को क्या करना है, शिक्षा मंत्री को क्या करना है, इन सब ने लिस्ट बना के दी। तो सबसे पहले 52 प्रिंसिपल्स ने लिस्ट बना के दी, जी मेरे स्कूल में एज ए मिनिस्टर आप ये करिए, एज ए चीफ मिनिस्टर आप ये करिए। हमने सारा कर दिया। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बना, वो फिर सारे स्कूलों से हमें लिख के आता था कि ये करना है, और हम वो कराते थे। तो फिक्सिंग द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इज वन। दूसरा है यूजिंग एजुकेशन टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन। मैं स्कूलों में जाता तो मेरा सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, जी ये देखो बच्चा, ये नीट की तैयारी कर रहा है, ये जेई की, वो भी हमने खूब कराई और उसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन फिर बोलते कि ये जेई की तैयारी कर रहा है, हमारे 4 बच्चे वहाँ निकल गए, इस बार आईटी चले गए। जब बहुत कुछ अच्छा होने लगा उस वक्त, फिर बोलते अच्छा अब आप ऐसा करिए, बैठिए, आपको अब हम मनोरंजन के रूप में, हमारे यहाँ एक बच्चा है बहुत अच्छी गिटार भी बजाता है। मैंने कहा ये पहले क्यों नहीं बताया, पहले तो आप इंजीनियर और डॉक्टर बताते हो, ये भी तो बताओ कि हमारे यहाँ से एक बहुत शानदार सिंगर है। तो मुझे लगता है यार आर्टिस्ट को तो हम कुछ मान नहीं रहे,
तो फिर मैंने, शैलेंद्र जी मेरे एडवाइज़र हैं, मैंने इनसे डिस्कस किया, तो बोले सर हम ना एक्सक्लूसिव स्कूल खोलते हैं आर्टिस्ट के लिए। फिर हमने रोहिणी में एक स्कूल खोला, मतलब जब मैंने कहा कि हम एक एक्सक्लूसिव स्कूल खोलेंगे जहाँ केवल वो बच्चे आएंगे जो केवल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और जिनके अंदर आर्ट है, तो उसका बड़ा विरोध हुआ सिस्टम में कि यार ऐसा स्कूल थोड़ी चलेगा, आज तो हर तरफ साइंस 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 है। मैंने कहा साइंस है, उसका पूरी कद्र है, लेकिन आर्ट की भी कद्र है, और ऐसा स्कूल जहाँ आर्टिस्ट पढ़ रहे हों, उनको गर्व हो, स्कूल को गर्व हो कि हम आर्टिस्ट निकाल रहे हैं, ऐसा स्कूल खोलते हैं। तो पहला स्कूल खोला रोहिणी में। मुझे लगा एडमिशन नहीं होंगे, क्योंकि कौन पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को कहेंगे कि जाके आर्ट्स की पढ़ाई कर लो, और कौन, अगर बच्चा चाहे भी कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो 8वीं क्लास में कौन पेरेंट्स तैयार हो जाएंगे कि हाँ बेटा आर्ट्स की पढ़ाई कर, छोड़ तू। मैं थोड़ा डर डर के खोला कि समाज कितना खुलेगा और एक्सक्लूसिव आर्ट स्कूल को कितना एक्सेप्ट करेगा। पर पहले स्कूल में इतना ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स था, चारों तरफ से सिफारिशें, हमारे बच्चे को है एडमिशन देना है। मेरे घर बच्चे आ जाते थे, रोने लगते थे, सर मैं आपके सामने गिटार बजा के दिखाऊं कि मैं, आप बताओ मेरा एडमिशन होना चाहिए कि नहीं। मुझे लगा ये तो गजब हो गया है। फिर हमने पूरी दिल्ली में 5 ऐसे स्कूल खोले, और आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि इस तरफ हम जहाँ कहते हैं कि केजरीवाल मॉडल ऑफ एजुकेशन जो हैं, उसमें हम बच्चों को जेई भेज रहे हैं, हम नीट भेज रहे हैं बिना कोचिंग के, स्कूल की पढ़ाई इतनी अच्छी हो गई है। तो वहीं हमारे बच्चे कल के AR रहमान और लता मंगेशकर से लेके और MF हुसैन भी कल के हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और ये निकलेंगे, यही बनेंगे। राधा जी क्षमा चाहेंगे, मैं धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ, मुझे धन्यवाद देना है। 30 सेकंड का समय यदि आप दे पाए तो। मनीष सर नमस्कार। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और हम जैसे लोगों के लिए शिक्षा क्या मायने रखती है हम जानते हैं। बहुत सामान्य परिवार से मैं पला बढ़ा हूँ। मेरा बेटा दिल्ली के सेक्टर 5 के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, और पिछले ही 1 सप्ताह पहले मैं उसे त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला करा के मैं आया हूँ। क्या बात। सरकारी स्कूल में पढ़े बच्चे और मेडिकल कॉलेज में दाखिला मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ इसके लिए कि पहला मैंने शिक्षा मंत्री देखा जो मानव संसाधन विकास को अलग जोड़ के मानवीयकरण की तरफ शिक्षा को ले गया। तो कौशिक जी ने जो बात कही कि अगर हम अपने बच्चों को, और ये हम अपने स्कूलों में इस वक्त 2047 का युवा भारत तैयार कर रहे हैं, अगर हम इसको एक अलग तरीके से खिलता हुआ भारत देखना चाहते हैं, तो हमें आज ये निर्णय लेना पड़ेगा कि देश में शिक्षक की तनख्वाह IAS की तनख्वाह से ज्यादा कर दीजिए। हर एक शिक्षक, मैं ये नहीं कह रहा कि शिक्षक को उठा के DM बना दीजिए, DM ही IAS ही बनेगा, कलेक्टर का काम IAS ही करेगा, लेकिन एक कलेक्टर को भी पता होना चाहिए कि मेरे सामने जो शिक्षक बैठा है वो मेरे से ऊपर पे ग्रेड का आदमी है। एक कैबिनेट सेक्रेटरी को भी पता होना चाहिए कि 30 साल की IAS की नौकरी के बाद मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बनाऊं, और 30 साल की नौकरी के बाद वो महिला प्रिंसिपल बनी है, उसका पे ग्रेड देश में मेरे पे ग्रेड से ऊपर है, देश उसको ऊपर मानता है। फिर आप उसी लेवल की ट्रेनिंग दीजिए, मैं ये उसी लेवल का कंपटीशन रखिए, उसी लेवल का कट थ्रोट रखिए, उसी लेवल के आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, लेकिन आप शिक्षक को वो सम्मान तो दीजिए। खाली इस ना कहने से काम नहीं चलेगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, हम तो गुरु को भगवान से पहले पूछते हैं। अच्छी बात है, पूछते हैं, कबीरदास जी ने कहा था, लेकिन उसका एक सेंस है। आज देश के सरकारी सिस्टम में सबसे ज्यादा तनख्वाह आपको टीचर्स की करनी पड़ेगी। यहाँ हमने कुछ बच्चों को उन स्कूल से बुलाया है, ऐसे बच्चे जो उस आर्ट वाले स्कूल से आए हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम तन्वी है और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। तो एक बार हमारे स्कूल में आया कि ऐसे ऐसे स्कूल खुले हैं, आपको अपने आर्ट को बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि भाई मेरे को जाना है, तो उन्होंने कहा हाँ देखेंगे, छोड़ो। तो मतलब ऐसे कर दिया कि मेरा दिल रखने के लिए देखे भी बोल दिया, और उनके मन में था कि आर्ट के लिए क्यों जाना है। तो फिर मैंने तभी जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया। फिर हो गया मेरा एडमिशन की डेट आ गई, फिर नहीं उसकी एग्ज़ाम की डेट आ गई, फिर मैं गई एग्ज़ाम देने, तो एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद फिर मेरा एडमिशन भी हो गया। फिर उसके बाद पेरेंट्स का मुंह फुलता था कि बच्ची इतनी दूर क्यों जाती है, इतनी दूर क्यों जाती है। तो फिर और पेरेंट्स का भी इतना नहीं फुलता था, ज़्यादातर गांव वाले होते थे। वो गांव वाले नहीं होते कि बच्ची इतनी दूर क्यों जाती है, क्या ज़रूरत है, यहाँ ही पढ़ा लो। फिर मना करते थे वो लोग। फिर धीरे धीरे हम जाने लगे, और ये जो स्कूल है ना, इसने इतनी चीज़ें हमें दी है। लाइक बड़े बड़े लोगों के साथ अब फ़ोटो होती है, तो मेरी दादी ले जाके पूरे गांव में दिखाती है कि देखो जिस बच्ची के लिए आप बोल रहे थे वो इतनी आगे बढ़ गई है।
और जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि वीए का स्कूल ये खुला है, तो ये ना सिर्फ एक आर्ट तक सीमित नहीं है, ये स्कूल हमारी लाइफ भी चेंज करता है। जैसे हमारे आर्ट को एज अ ऑप्शन दिखाता है, ये ना हमारी एकदम करियर को आगे बढ़ाता है, ये हमारे पेरेंट्स की सोच को भी चेंज करता है। मैं बता दूं, इससे पहले 3-4 बच्चे मैं देख रहा हूँ यहाँ इनके स्कूल में, मैं थोड़े दिन पहले गया था, मिला था इनसे मैं। इनमें ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई, क्योंकि मैं भी जिज्ञासु था कि अचानक स्कूल में ये 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स तैयार हो गए कि हम केवल अपने बच्चों को आर्टिस्ट बनाएंगे। तो कई बच्चों ने ना अपने घर से ऑलमोस्ट रिबेल किया। जैसे तन्वी में मिला, उनकी दादी को पसंद नहीं था पर अब पसंद है। एक मैंने वीडियो सोशल मीडिया पर आपका देखा था, जो स्कूल की लड़की जो है ना मेट्रो में गिटार बजा रही है, बहुत वायरल हुआ था। और दिल्ली के स्कूलों में म्यूजिक को तरजीह दी जा रही है, तब चर्चा में था। इशिता हैं ये, इशिता का एक बहुत वायरल वीडियो हुआ था कि मेट्रो में बैठ के ये बहुत शानदार गाना गा रही थी और गिटार बजा रही थी। लोगों ने पूछा कौन आर्टिस्ट है ये, तो लोगों ने कहा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली, विच ग्रेड, 9th 10th? सर करंटली आई एम इन 11th ग्रेड। देन 10th? 9th। उस वक्त 9th 9th में थी। Yes, sir. तो उस वक्त 9th की ग्रेड की लड़की इतनी बढ़िया गिटार बजा रही है। और गिटार लाई हैं आप? सर तो बजाइए ना एक बार। तू सब जानदा है मैं छड्ड नहीं सकदी तेनू, ताही तांगड़ा ते रोज नचाउंदा है मैनू। तू सब जानदा है मैं छड्ड नहीं सकदी तेनू, ताही तांगड़ा ते रोज नचाउंदा है मैनू। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे मैनू, तू बना के भेजे तेनू मैं बना के भेजे, के फिर तेनू पता लगना किवें पीता जाने पानी खारा खारा वे, तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा। क्या बात, क्या बात। नाजिया, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम नाजिया है और मैं एसओएसी एंड्रयूसगंज में विजुअल आर्ट्स में पढ़ती हूँ। मोमडन फैमिलीज़ में ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और मेरी फैमिली में भी है रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन जब इस स्कूल में मैं आई थी तो मेरे को भी सब बोल रहे थे कि इतना स्कूल जाती है, इतनी दूर स्कूल जाती है, कि अकेले जाती है, ये जाती है, वो जाती है, बहुत सब बोलते थे। लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थी, मेरी टीचर है क्लास टीचर सीमा मैम, उनके सपोर्ट की वजह से और हमारे प्रिंसिपल मैम के सपोर्ट की वजह से मेरे पेरेंट्स भी मतलब बहुत ही, उनके में भी बहुत एक सरकास्टिक चेंज आया है। लाइक वो पहले जिस चीज़ के लिए मना करते थे अब वो उसी चीज़ के लिए हाँ करते हैं। एक बच्ची ने मुझे बताया, पता नहीं अब इनमें से है या नहीं है कोई उसमें से, कि उसके पास टीसी थी। अब उसके पास ऑप्शन था कि उसके पेरेंट्स उसको स्टेम के स्कूल में, एक हाई एंड इसके साइंस का स्कूल होता है, उसमें एडमिशन कराना चाहते थे। टीसी उसके पास थी, उसने जाके चुपचाप टीसी जाके आर्ट्स के स्कूल में जमा करा दी और उसका एडमिशन हो गया। बोले घर वालों के पास टीसी नहीं बचेगी तो एडमिशन से कहाँ से कराएंगे। तो उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट इतना है। द ओनली प्रॉब्लम वाज कि उनके पास कोई वेन्यू नहीं था, वो जाएं कहाँ पढ़ने। जब तक नज़रिया नहीं होगा तब तक आप समाज में बदलाव नहीं ला सकते हैं। मनीष जैसे लोग जब शिक्षा मंत्रालय संभालते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं, यह जो प्रतिभाएं हैं इनको ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए, इनके लिए अलग से आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी इसी सिस्टम के भीतर। जिन लोगों ने आपका हाथ बटाया उनमें से शैलेंद्र जी भी खास है, तो मैंने उनको आज बुला रखा है कि वो कैसे जुड़े आपसे, क्यों जुड़े आपसे। शैलेंद्र जी। मैं तो एजुकेशन की फील्ड में काम करता था, तब 2015 की बात है, 13 साल से एक बहुत बड़ी एनजीओ के साथ में एजुकेशन पे करता था काम। एक दिन आतिशी जी मिलने आई थी और उन्होंने बताया कि 54 स्कूल पिकअप किया गया है और बहुत बड़ा काम उसमें होने वाला है, तो आप इसमें मदद करिए, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं एजुकेशन में, हमें पता है। तो उनके साथ जुड़ गए, काम करना शुरू कर दिया।
फिर कुछ महीनों बाद आतिशी जी का फ़ोन मेरे पास एक बार शाम को आया कि आप अभी कहाँ हैं। मैंने कहा मैं घर पे हूँ। उनका कि आप अभी आ सकते हैं, सर के घर पे, सर मिलना चाहते हैं, मनीष सिसोदिया जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या मिलना चाहते हैं, क्यों? तो मैंने उनको बल्कि टालने के लिए, और मैं बताऊंगा कि मैं क्यों स्केप्टिकल था मिलने से के लिए, मैंने उन्हें टालने के लिए बोला कि देखिए मेरी कुक आने वाली है और अगर खाना नहीं बना अभी तो फिर मैं रात को खाऊंगा क्या, मैं अकेले हूँ अभी घर पे। कहा नहीं नहीं आप आ जाइए, खाना खिलवा देंगे आपको। तो मैं चला गया। अच्छा, मैं स्केप्टिकल इसलिए था क्योंकि कुछ महीनों पहले ही मेरी मुलाकात एक राज्य के चीफ मिनिस्टर से हुई थी, और ऐसे ही बंद कमरे में जब बातचीत हुई तो उनका ये व्यू था कि सरकारी स्कूल आप लोग अच्छा काम करते हो, करते रहो, पर इसका कुछ हो नहीं सकता। भविष्य तो देश का जो है वो प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगा कि जब देश के बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऐसा व्यू रखते हैं तो मैं एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ, क्या ही डिफरेंट व्यू होगा। तो इस वजह से मैं टाल रहा था। पर मैं गया, फिर मुलाकात हुई, सर ने पूछा कि भाई हम लोग पिछले कुछ महीनों से काम कर रहे हैं, अब इसको स्केल अप करने की ज़रूरत है, तो इसमें आपके क्या आइडियाज़ हैं। बहुत कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में सुनते थे कि भाई राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए एजुकेशन में बदलाव करने के लिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। और मैं सोचता था ये पॉलिटिकल विल दिखती कैसी है, महसूस कैसी होती है। तो जब अगले कुछ महीनों में काम करते हुए सर के साथ में अंदाजा हुआ कि पॉलिटिकल विल ऐसी दिखती है, ऐसी होती है, ऐसी महसूस होती है। एक याद आ गया उस वक्त 2015 में मैं बहुत खूब सारे सरप्राइज इंस्पेक्शंस करते घूमता था। जहाँ अच्छा मिलता था मैं हाथ जोड़ता था, जी बहुत बढ़िया, आप बिना किसी सपोर्ट के आप इतना कुछ कर रहे हो। और जहाँ ख़राब मिलता था मुझको गुस्सा भी आता था। तो एक स्कूल में गया मैं नरेला के, वहाँ पे एक बच्चा मिला मुझको, और जनरली मेरी आदत है, या हम सभी करते हैं, बड़े करते ही हैं ऐसे, कि उसको पेट करेंगे, बेटा तुम तो देश का भविष्य हो, ऐसे मैंने उसको बोला। और वो बच्चा इतना शार्प था राणा जी, बोला मुझको कि सर बाकी ठीक है, आप ये ठीक कर लो, हम देश का भविष्य नहीं है। इनके क्यों? बोला हम तो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है। मुझे लगा यार इतनी गहरी बात ये बच्चा बोल रहा है, इसको तो बदलना पड़ेगा। और ईश्वर का शुक्र है, मैं कहता हूँ कि आज देश का भविष्य दिल्ली के सरकारी स्कूलों में तो अच्छा पढ़ रहा है। अभी आतिशी का जिक्र हुआ, आज मुख्यमंत्री हैं, मंत्रालय भी संभाल रही हैं, शिक्षा वाला भी, उनकी भी भूमिका बड़ी रही है, बहुत बड़ी रही है। मैंने सोचा कि मनीष जी के साथ बातचीत करनी है, तो आप का अनुभव कैसा रहा है, तो वो साझा कर रही हैं अपना अनुभव, और मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। देखिए, मैं मनीष जी को आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बहुत पहले से जानती हूँ। मैं इस पार्टी में आने से पहले, इस मूवमेंट में आने से पहले, मैंने कई साल तक रूरल मध्य प्रदेश में काम किया, और वहाँ पे भोपाल के पास एक गांव में हम काम करते थे, एजुकेशन पे काम किया। तो इसी सफ़र में मनीष जी से एक बार छत्तीसगढ़ के एक गांव में टकराना हुआ था। मनीष जी का भी शिक्षा में इंटरेस्ट था, मनीष जी का ग्राम स्वराज में इंटरेस्ट था। मनीष जी और अरविंद जी ने एक हिवरे बाज़ार करके एक गांव है महाराष्ट्र में, जिसने ग्राम स्वराज पे काम किया था। तो उस पर एक फ़िल्म बनाई थी मनीष जी ने। तो वो फिल्म मनीष जी ने हम लोगों को दिखाई थी कि किस तरह से एक ग्राम स्वराज की कल्पना को आगे लेके जाया जा सकता है। और मुझे तब भी याद है, शायद ये 2009-10 की बात होगी, और मनीष जी में तब भी वही पैशन था कि समाज में कुछ बदलाव होना चाहिए। और समाज में बदलाव के साथ मनीष जी में एक और पैशन है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में बदलाव होना चाहिए। तो इन दोनों ही चीज़ों से मुझे लगता है कि मनीष जी और हमारा जुड़ना हुआ। जब अन्ना हजारे मूवमेंट शुरू हुआ, तब मैं भोपाल के पास एक गांव में काम कर रही थी, और मनीष जी भोपाल आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के एक वॉलंटियर मूवमेंट के लिए, वॉलंटियर मीटिंग के लिए। और तब हमारी फिर से मुलाकात हुई थी, और तब उन्होंने कहा था कि देखो, देश में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, जिसका सपना हम और तुम बहुत समय से देख रहे हैं। तो तब उन्होंने कहा था कि आओ साथ काम करते हैं, भोपाल से दिल्ली आओ। और तभी भोपाल से मध्य प्रदेश से शिफ्ट होके 2011 में मेरा दिल्ली आना हुआ था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए काम करना शुरू किया, तब हम वॉलंटियर के तौर पे काम करते थे।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन आम आदमी पार्टी बन गई, तब आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर के तौर पे काम करते थे। जब 2015 में सरकार बनी और मनीष जी एजुकेशन मिनिस्टर बने, तब तक क्योंकि हम लोगों ने कार्यकर्ता के तौर पे काम किया था, तो यही सोचा था कि एक बार ही आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो अपनी नौकरी में जाएंगे, वापस काम करेंगे। तब मनीष जी ने कहा था कि देखो अब तो मौका है शिक्षा के उस सपने को पूरा करने का जो हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं। और तब जाकर मनीष जी के साथ एज एडवाइजर टू एजुकेशन मिनिस्टर 2015 में मैंने काम करना शुरू किया था। देखिए, मनीष जी की सबसे बड़ी खासियत है लोगों को साथ लेके चलना। और मुझे लगता है कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें लगता है कि किसी को समझाना है, किसी को मनाना है, कोई नाराज है, तो मुझे लगता है कि मनीष जी वो पहले व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। आतिशी, शैलेंद्र, मुझे कभी लगा नहीं कि ये लोग कोई टीम है, कोई प्रोफेशनल टीम है मेरे साथ। मुझे लगता है मेरे घर के तो लोग हैं, तो हमेशा इनके साथ वही रिश्ता रहा। आतिशी एकदम छोटी बहन की तरह रही है मेरे साथ हमेशा, जितने साल से मैं जानता हूँ उसको। शैलेंद्र जी एकदम भाई की तरह से। सारे प्रिंसिपल जब आते थे तो मुझे नहीं लगता कि इनको कभी जो भी इनकी फीलिंग रही हो, मुझे लगता है मेरे घर के तो लोग मेरे घर में आए हुए हैं। तो हमेशा इसी तरह से, तो वो भरोसा रिश्ते से बनता है। मैं रिश्ते को पहचानता हूँ, इनसे मेरा रिश्ता है, तो रिश्ता है तो भरोसा है। अरविंद जी आपके बारे में क्या कहते हैं, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो जी न्यूज़ में एक पत्रकार थे और काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे थे, और पत्रकार रहते हुए धीरे धीरे उन्हें एंकरिंग का भी काम के भी असाइनमेंट्स मिलने लग गए थे। तो एक तरह से वो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे थे। लेकिन जब वो तरक्की के रास्ते पे थे, उसमें बीच में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के और सब कुछ त्याग के और परिवर्तन ज्वाइन कर लिया। यही दिखाता है कि वो देश के बारे में और राजनीति में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कितना संजीदा थे। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें कई बार उन्होंने आमरण अनशन किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो देश के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं वो। मुझे लगता है वैसे ही खरा सोना है मनीष। पहले भी उतने ही जुझारू थे, उतने ही कमिटेड थे देश के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें ये देखने को मिलता है कि उन्हें एक बिल्कुल झूठे केस के अंदर फंसा के और जेल में डाल दिया गया। और जब वो जेल में थे उनको कई बार अप्रोच किया गया कि आप केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आप आम आदमी पार्टी छोड़ दो, तो हम आपके सारे केस रफ़ा दफ़ा कर देंगे। उस वक्त उनकी पत्नी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो लेकिन उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, बलिदान किया। 2 साल जेल में रहे, अंत में सच्चाई की जीत हुई, अंत में बाहर आ गए और अब फिर से लग गए हैं वो देश हित के कामों में। तो ये दिखाता है कि पहले भी खरा सोना थे, आज भी खरा सोना है उनमें। अरविंद जी से जैसे मैंने बताया, मुलाकात तो एक फैक्स के ज़रिए हुई और इत्तेफाक से मेरे हाथ में आ गया था। लेकिन ओवरऑल जब मैंने एक एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के साथ काम करना शुरू किया, तो उनके भी जीवन के कई नए पहलू मेरे सामने आए। उनकी सोच देश को लेके, समाज को लेके, एक ब्रॉडर काम करने के तरीके को लेके, क्योंकि अब हम सरकार थे। तो मैंने उनसे बतौर फाइनेंस मिनिस्टर जब पहला बजट बना रहा था, और शिक्षा मंत्री तो मैं था ही, एजुकेशन तो बहुत चर्चा होती थी उनसे क्या करना चाहते हैं। तो मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर उनसे बजट में पूछने गया कि गिव मी वन लाइन जिसके आधार पे मैं बजट बना सकूं, बजट तैयार कर सकूं। पहला बजट 2015 में। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं IRS रहा हूं, फाइनेंस को अच्छे से समझता हूं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि दिल्ली में पैसे की कमी नहीं होगी, पर फिर भी अगर स्कूल बनाने में और पुल बनाने में पहले चुनना हो और पैसा कम पड़ रहा हो तो स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो पढ़े लिखे बच्चे अपने आप बना देंगे। और बोले कि हालांकि पुल बनाने के लिए भी पैसा कम नहीं पड़ेगा, वो चिंता मत करना, वो मेरा काम है। एज फाइनेंस मिनिस्टर, एज एजुकेशन मिनिस्टर आप ये करो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, हमने पहला बजट बनाया और बड़े गर्व के साथ आज मैं कहता हूँ कि देश में पिछले 10 साल से हमारी एकमात्र ऐसी सरकार है जो पूरे बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च करती है। बाकी सरकारें 8%, 10%, 12% खर्च करती हैं, हम 25% करते हैं।
जस्ट बिकॉज ऑफ अरविंद केजरीवाल, दैट लाइन। और उसके बाद देखिए ना स्कूल बनाने में पैसा कम पड़ा, ना पुल बनाने में पैसा कम पड़ा, बल्कि हम पे तो आरोप लगता है कि आप तो फ्री देते हो, जो और पैसा बचा वो फ्री में जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी का IRS होना, उनका IIT जैसा शार्प माइंड होना, वो बड़ा काम आया है। उनकी फाइनेंस की एक एक चीज़ की समझ, मैनेजमेंट की समझ, कैसे 24 घंटे बिजली करनी है, कैसे फाइनेंस मैनेजमेंट करना है, कैसे और टैक्स आना है, बिना टैक्स बढ़ाए कैसे टैक्स आना है। और देखिए हमने 30,000 करोड़ से शुरू किया था दिल्ली में काम करना, जब हमारा पहले 2015 से पहले जो बजट था 30,000 करोड़ का था। और आज मतलब 10 साल हो गए, अब 76 या शायद 78,000 करोड़ का बजट हो गया है। और उससे पहले आप 5 साल जाओगे तो उस 5 साल में 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए हुआ था। तो वो जो विज़न अरविंद जी का आता है ना, एक पढ़ा लिखा IITian IRS माइंड, वो जब फाइनेंस को लेके बैठते हैं तो लगता है यार यहाँ है। ये साथ बनाना और साथ निभाना, ये दोनों दो चीज़ें होती हैं। 2 दशक हो गए और राजनीति में साथ साथ इतने भरोसे को लेकर के चल पाना बड़ा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि यहाँ तो किसी का कुछ पता होता नहीं है। अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच में आज भी तनिक रत्ती भर के फर्क नहीं आए? भरोसा है। आप उसको रिश्ता कह लीजिए, भरोसा कह लीजिए, रिश्ता ही ऐसा है कि भरोसे का है। मैं जो कुछ भी करता हूँ मुझे पता है कि अरविंद केजरीवाल बतौर मेरे लीडर पार्टी में या बतौर मेरे चीफ मिनिस्टर, जब मैं सरकार में था तो बतौर चीफ मिनिस्टर मुझ पर भरोसा करते हैं। कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे? बहुत चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी एजुकेशन का बताया। उनकी एक हिम्मत होती है हर चीज़ को करने की, नया सोचना, नया करना। हालांकि मैं मानता हूँ कि मैं कुछ नया करता हूँ तो हिम्मत करके कर देता हूँ, पर हमसे कहीं ज़्यादा, कई गुना, 1000 गुना ज़्यादा हिम्मत वो दिखाते हैं। जब दिल्ली में हम लोग बिजली फ्री करने का योजना बना रहे थे तो एज फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि मैं हिसाब किताब देखता था सरकार का, तो मैंने कहा जी इसके लिए पैसा चाहिएगा। तो बोले मैं IRS में रहा हूँ, मेरे को पता है फाइनेंस, तो मैं फिर भी, आप 200 यूनिट बिजली फ्री करोगे, 400 यूनिट तक की बिजली में हाफ रेट पे मिलेगी। मतलब 70-80 लाख परिवार हैं दिल्ली में, कंज्यूमर्स हैं, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? बोले ले आओ अपनी सारी बैलेंस शीट। लंबे समय तक उनके साथ बैठा हुआ है, एक एक चीज़ उन्होंने ऐसे समझाई। उसके बाद मुझे लगा हाँ यार ये तो मैं सोच ही नहीं रहा था, पैसा तो बहुत आसानी से निकल सकता है सरकार में। तो वो मतलब अभी कहना बड़ा आसान है, पर वो 1-1.5 दिन की एक्सरसाइज में जब उन्होंने सारा मुझे समझाया कि देखो ऐसे होता है, इसको यहाँ से निकालो, इसको यहाँ से निकालो, मुझे लगा ये माइंड होता है। तो ऐसे मतलब सरकार चलाने में तो ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं जहाँ डिसीजन लिए गए और ही सेड कि हाँ कर सकते हैं। हम जैसे लोग भी सोचते थे यार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उनका जो भरोसा है वो हर पल हमें प्रेरित करता है कि नहीं किया जा सकता है, और हम कर देते हैं। कहते हैं कि आदमी जब कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी को आप टटोलिए। तो हम आपको परखते परखते घर तक गए तो हमने कहा कि भैया मनीष अगर इतने कामयाब हैं तो जाहिर है उसमें पत्नी की भूमिका बहुत बड़ी होती है और आपकी बात उनकी बात के बगैर पूरी हो नहीं सकती। इसलिए अब मैं उनकी बात आपको सुनाना चाहता हूँ। मनीष ने जब जी छोड़ा था, जब आंदोलन के लिए कबीर जब आए थे, तब वो आंदोलन, वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा था। मुझे लगा था कि शायद ना अब घर में हम डिनर किया करेंगे साथ में, हालांकि हुआ नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी अच्छा लगा काफ़ी, क्योंकि उसमें तो 2-3 बजे घर आते थे, उसके बाद सुबह फिर जाना, तो वो बुरा नहीं था, वो टाइम बहुत अच्छा था। तिहाड़ जो गए हैं वो थोड़ा मेरे लिए अच्छा नहीं था समय ज़्यादा, क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहे हैं फिर भी तिहाड़ जा रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल वक्त था। मुश्किल क्या था, मतलब सोचना थोड़ा मुश्किल था कि क्या करें आप, जब ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप फिर भी तिहाड़ जा रहे हैं, तो ये तो थोड़ा नाइंसाफ़ी हो गई। हमारी शादी को 26 साल हो गए। मनीष मैंने शुरू से ही ऐसे ही मेहनती देखे हैं, ये नहीं कि आज हो गए मेहनती, मतलब शादी के बाद से ही मैंने मेहनत करके काफ़ी अच्छे से देखे हैं। जिस चीज़ को भी ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं, चाहे उसमें रात जगना पड़े या दिन में कुछ भी मेहनत करनी, जिस भी रूप में मेहनत बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मतलब यही कहूँगी मैं कि मतलब जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसी ईमानदारी से करें काम जो भी कर रहे हैं। शिक्षा को ऊंचा ले जाना चाहते हैं, जहाँ भी ले जाना चाहते हैं, भगवान मतलब वहाँ तक पहुँचाए इनको ना, क्योंकि बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं शिक्षा को।
तो ईमानदारी के साथ साथ ही हो सकता है, वो बेईमानी के साथ तो नहीं हो सकता कैसे भी। शिकायत मैंने एक ही सुनी, समय नहीं दे पाते हैं। इत्तेफाक से मैंने जो भी काम किए, वो चाहे रेडियो में आरजे के रूप में काम किया, एफएम में, वहाँ भी समय ऐसा नहीं होता था। रेडियो 24 घंटे चलता है, मैं रात भर में भी स्टूडियो बैठा रहता था और काम करने का जुनून तो है ही। फिर टीवी में गए तो वहाँ भी यही था, हम लोग साथ काम किए हैं। टीवी भी 24 घंटे मांगता है आपसे। फिर आंदोलनों में आए तो आंदोलन तो अगर आपके पास में 100 घंटे हों एक दिन में तो 100 घंटे मांग लेता है। राजनीति भी यही है, सरकार में काम करना शुरू किया तो सरकार भी समय मांगती है अगर आप कुछ करना चाहते हैं। तो मैं मतलब मुझे भी अफसोस होता है कि यार सरकार में जब आते हैं तो एक अच्छा सा घर मिल जाता है, एक गाड़ी मिल जाती है, घर में एक बालकनी होती है, और उस बालकनी में आप कभी बैठ ही नहीं पाते अपनी वाइफ के साथ में। तो लगता है, लेकिन फिर लगता है यार अगर कुछ बदलाव करना है तो कुछ सेक्रीफाइस तो परिवार को करना पड़ेगा। और मुझे खुशी यही है कि सीमा ने हमेशा डे 1 से, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी मैं अच्छा खासा टाइम्स एफएम में नौकरी करता था, जो मैंने जिक्र किया, और शादी हुई थोड़े दिन बाद में टाइम्स एफएम बंद हो गया। तो यार अब एक लड़का घर से निकला जिसके हाथ में कुछ नहीं, गांव में ऐसा कुछ नहीं, अब क्या करेगा, दिल्ली में घर तक नहीं, क्या करेगा, एक बाइक पे बस चलते थे। तो टाइम्स एफएम बंद हो गया तो मुझे लगा अब क्या होगा, और ये क्या सोचेगी, मतलब ये एक सोचने की होती है कि अब क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा, क्या अब साथ हैं, जो होगा साथ हैं। तो फिर टीवी में नौकरी लग गई। इतने साल टीवी में काम करते करते फिर इतने बड़े बड़े लोगों से और इतनी बड़ी सोच रखने वाले लोगों से मिलना हो गया, अरविंद जी से लेके सबसे। तो फिर लगा यार अब नौकरी बहुत हो गई, अब कुछ और करना पड़ेगा समाज के लिए, इस नौकरी से बाहर आना है। बोले हाँ ठीक है। कभी सोचा ही नहीं कि घर कैसे चलेगा। बोली बस सब्जी आ जाए, घर में आटा आ जाए, उतने पैसे दे दिया करना और हमें कुछ चाहिए नहीं। मैंने कहा उतने तो हो जाएंगे। तो नौकरी छोड़ दी मैंने 2005 में। फिर जब पार्टी बनाई तो तब भी नहीं सोचा था मतलब मेरी स्थिति ये थी कि पार्टी बना रहे हैं, कुछ लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, फिर पता चला चुनाव लड़ना है। फिर मैंने कहा बोली चुनाव कैसे लड़ोगे, पैसा नहीं है, ये नहीं है। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास में जो छोटा मोटा इकट्ठा हुआ है वो बेच देना, चुनाव लड़ लेना। तो जब पत्नी आपकी यहाँ तक सपोर्ट करती रहे, और बीच बीच में कई ऐसे दौर आए जहाँ मेरी नौकरी, जैसे हम लोग वॉलंटियर करते थे जी न्यूज़ के दौरान में काम करते हुए, जब टीवी में काम करता था, तो वो टीवी अपने आप में टाइम डिमांडिंग जॉब है, और उधर वॉलंटियर करना होता था। तो बहुत समय होता था कि मैं अरविंद जी के साथ नहीं जा पाता था। तो मुझे सीमा हमेशा करती थी ये ना खाली नौकरी से काम चलेगा नहीं, आपको कुछ और करना है, आपको जाना चाहिए। तो वो जो पीछे से पुश मिलता था वही मुझे हर जगह आगे बढ़ाता रहा, हौसला देता रहा। तिहाड़ तो सबसे कठिन पीरियड था मेरे लिए, तो जितना था मैं तो था अंदर था, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन पीरियड तो पत्नी के लिए था। बट उसने जिस हिम्मत से काम लिया, उसने, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि थोड़ा पॉलिटिकल है, मुझे इधर उधर से अप्रोच हुआ। अब उसके बारे में मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो ये लोग सड़ा के मार देंगे आपको। बहुत सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, ये जेल में ही सड़ा के मार डालेंगे। अब बेस्ट तो है कि तुम कर दो, नहीं तो ज़मानत होने नहीं देंगे ये लोग तुम्हारी। तो भी ऑनरेबल कोर्ट की वजह से मुझे हफ्ते में एक बार इनसे मिलने की इजाज़त थी, क्योंकि ये बीमार थी। तो मैंने इनको बोला मैंने कि इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं लोग, और इनको भी कर रहे थे। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे पति पत्नी बैठ के। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा यार ये तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जितने सारे वॉलंटियर्स इतना समय दे रहे हैं, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैं सोच भी लूँ कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूंगा। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सीमा से वो आंसर। बोली वॉलंटियर्स को तो बाद में मुंह दिखाओगे, पहले तो मेरे को मुंह दिखाना पड़ेगा। अगर आप पार्टी छोड़ोगे, अगर आप अरविंद केजरीवाल को छोड़ोगे, तो पहले तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे। तो मुझे लगा फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो सारे कष्ट उठा सकता है आदमी अगर पत्नी इतना साथ दे। एक प्रयोग आपने स्कूल में किया था कि बच्चों को छोटी छोटी रकम दो, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आप तैयार करो, या उनके भीतर जो बिजनेस स्किल है उसको आप डेवलप करो। हमने कुछ ऐसे बच्चों को बुलाया है जो उसमें स्कूल में थे लेकिन आज वो एंटरप्रेन्योर हैं। मैं आपसे उन बच्चों को मिलवाना चाहता हूँ। आप, नाम क्या हुआ आपका बा? मेरा नाम विपुल है। हाँ, विपुल, आप स्कूल में थे, आज क्या करते हैं, और आपके करियर में
वो जो 2,000 रुपये थे उसने क्या भूमिका निभाई? तो मुझे आज भी याद है, मैं 10th क्लास में था जब सर ने एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम करके EMC करके लॉन्च किया। उसमें हमको ये समझाया जाता था कि एक बिजनेस माइंडेड होने में और एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होने में क्या डिफरेंस होता है। तो वहाँ से हमको उस चीज़ को सिखाया गया, तो हमको लगा ठीक है एक नया कोर्स आ गया है, स्कूल में सब पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ लेते हैं उसके साथ साथ। लेकिन 11th क्लास में जब बिजनेस ब्लास्टर्स की शुरुआत हुई तो उसमें हम लोगों को एक 2000 रुपीज़ हर बच्चे को दिया गया। तो उसमें हम लोग अपने क्लासमेट से मिले, सबके पास अपने अपने आइडियाज़ थे। कुछ आइडियाज़ मतलब जॉइन हुए, जैसे मैंने मेरे फ्रेंड के साथ अभिषेक के साथ ज्वाइन किया, उसकी आर्ट बहुत अच्छी थी तो हमने एक आर्टिस्टिक क्लब टाइप्स बनाया, उसमें हम लोग पेंटिंग्स वगैरह करते थे, तो उसको हमने नाम दिया टैप एंड ड्रॉ। तो आगे हमने उससे अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का ट्राई किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारा बिज़नेस बढ़ने लगा तो एक लेवल पे आके आप रुक जाते हो जहाँ पे आपको मेंटरशिप गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो वहाँ हमें EMC और बिजनेस ब्लास्टर्स के थ्रू वो सब चीज़ें मिली, हमें इनिशियल अमाउंट्स वगैरह मिले ताकि हम अपना बिजनेस अच्छे सेटअप कर सकें। आज जो है हमारा टैप एंड ड्रॉ ना एक आर्टिस्टिक क्लब है बल्कि हम उसे एक क्लोथिंग बिजनेस में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसमें हमारे खुद के डिज़ाइंस होते हैं जो हम अपने उसके NFTs वगैरह करते हैं और उसके थ्रू हम उसको ऑनलाइन सेल करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। और आज वो एक टैप एंड ड्रॉ एक छोटी सी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। क्या बात तो है। ये मेरा सफ़र रहा है। और अभी शायद ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं? जी, मैं अच्छा। 3rd ईयर IIIT दिल्ली में पढ़ता हूँ, मैं BTech कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से। जिस इंस्टीट्यूट में बच्चे इंटर्नशिप करते हैं तो जाके उनको पहली 10,000 रुपये की कोई स्टाइपेंड मिलती है, आज ये बच्चे मुझे लगता है 1-1 लाख रुपए महीने में तो कम से कम कमा रहे हैं। यस, क्या बात है, आपको दो। हेलो सर, मेरा नाम अभिषेक सोनी है। सो जैसे कि विपुल ने बताया, ये मेरा पार्टनर ही है। बट सर के द्वारा जब हमने सोचा, मेरा एक हमेशा रहता था कि फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला था, तो सोचा एक लेवल पर आके बिज़नेस करूँगा, जब मैं इतना बड़ा हो जाऊँगा तब बिज़नेस करूँगा। बट सर ने बताया कि तब क्यों, अभी क्यों नहीं। जो जब 2000 की सीड मनी आई तो सोच रहे थे कि जो 2000 की सीड मनी थी आज वो 2 लाख का रनिंग जो हमारा मंथली बिजनेस हो रहा है उस पर पहुँचेगी। जो 20,000 रुपये हम लोग महीने कमाते थे वो आज हम लोग 1-1 लाख रुपये कमा रहे हैं। और जो जितना अमाउंट सीड मनी मिला था वही हम लोग 7.5 लाख रुपीज़ रेज भी करेंगे अपने कॉलेज इंक्यूबेशन से। आज हमारे साथ 8 लोग हमारे इंटर्न साथ में काम करते हैं। वो बैकबोन में जो चाहिए होता है ट्रस्ट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, आई थिंक वो सर के बिना पॉसिबल कभी था ही नहीं। तो थैंक यू सो मच सर। तो मेरा नाम अंकिता है। जैसे यहाँ पे हमारे 4 स्टूडेंट्स आए हैं, वैसे मैं पर्सनली करीब 100 स्टूडेंट्स के साथ डे टू डे बेसिस पे कनेक्टेड हूँ जो पास आउट हो चुके हैं 1, 2, 3 साल पहले और अभी भी प्रॉफिटेबल बिजनेसेस इन्हीं सब लोग की तरह रन कर रहे हैं। उसमें से एक हमारा स्टूडेंट है जिसका एक लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, जिसका 23-24 फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ का रेवेन्यू रहा। और उससे मैं अभी 2 दिन पहले मिली ट्रेड फेयर में, तो कह रहा था कि मैम इस बार तो शायद हमारा 2-2.5 करोड़ तक भी मतलब रेवेन्यू पहुंच जाए। और एक और उसका थोड़ी सी फ़नी स्टोरी कि हम लोग थोड़े दिनों पहले कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वो भी था वहाँ पे लड़का आशीष स्टूडेंट। तो ख़त्म हुई कॉन्फ्रेंस तो थोड़ा लेट हो गया था, मैं सबसे पूछी थी कौन कैसे जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे जा रहे हो? उसने कहा ठीक है मैम मैंने गाड़ी है। तो मैंने कहा अच्छा कैब? कहते नहीं मैम मेरी खुद की गाड़ी है, ड्राइवर भी है, आपको ड्रॉप कर दूँ। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, बेसिकली जब मैं एक जिज्ञासु शिक्षा मंत्री के रूप में स्कूल में जाता था और इन बच्चों से पूछता था, इनके स्कूलों में भी सब में गया होऊंगा, तो वो मैं असेंबली में बात करता था कि क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, पढ़ क्यों रहे हो, ड्रीम्स क्या हैं। तो मैं देखता था 99% बच्चे, मैं DPS में भी गया, मैं गवर्नमेंट स्कूलों में भी गया, मैं दिल्ली के सबसे बड़े स्कूल में गया, सबसे छोटे स्कूल में गया, वहाँ जाके मैंने ये सवाल ज़रूर पूछा क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में। तो 99% और मे बी 99.99% बच्चों के मन में जो उस वक्त स्कूल एज में ख्वाब हैं वो एक अच्छी नौकरी के ख्वाब हैं, बुरा नहीं है, और उसी हिसाब से वो मेहनत भी कर रहे हैं, पर एक अच्छी नौकरी के ख्वाब हैं। फिर मैं जब कॉलेज में जाता था, कन्वोकेशंस में जाता था, तो वहाँ कन्वोकेशन में वाइस चांसलर रिपोर्ट आती थी, उसमें आता था कि साहब हमारी यूनिवर्सिटी इतनी तरक्की कर रही है, 4 साल पढ़ाया हमने आपके स्कूल से आए हुए बच्चों को, और देखो फलाना बच्चा अब गूगल में नौकरी कर रहा है, उसका इतने लाख का पैकेज है, उसका इतने करोड़ का पैकेज है, इतने की नौकरी कर रहा है। तो मैं उनसे भी पूछता था कि आप बिजनेस मैन कब दोगे। तो मेरे अंदर एक सवाल पैदा होने लगा राणा जी कि यार स्कूलों में हर बच्चा एक अच्छी नौकरी करने के लिए पढ़ रहा है, तो फिर ये अच्छी नौकरी देने वाले कहाँ पढ़ रहे हैं, देगा कौन इनको अच्छी नौकरी।
तब मैंने सोचा कि हमें अच्छी नौकरी पैदा करने वाले भी इन स्कूलों से पैदा करने पड़ेंगे। तो मैंने अपनी टीम से बात की, मैंने प्रिंसिपल्स के साथ बात की, जो एजुकेशन सिस्टम के लोग हैं डिपार्टमेंट के, उनसे बात की। तो बोले साहब हम तो बिजनेस का प्रोग्राम पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ बिजनेस, कॉमर्स, इन सब के सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने कहा लाइए देखते हैं। तो मैंने देखा कि यार ये तो सब बता रहे हैं कि अच्छा बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाए, अच्छी बिजनेस रिपोर्ट कैसे बनाई जाए, सेल रिपोर्ट, प्रॉफिट अकाउंट, ये सब क्या होता है, कैसे होता है। मैंने कहा इसमें बिजनेस माइंडसेट कहाँ है? एक बच्चा आपके पास आ रहा है, उसके आसपास सब कह रहे हैं मुझे एक अच्छी नौकरी बननी है, वो एक अच्छा सीए बन सकता है, वो अच्छा आईएएस बन सकता है, वो अच्छा आईआरएस बन सकता है, अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है। बिजनेस माइंडसेट कहाँ है? बोले जी वो क्या होता है? इन्हीं किताबों में जो कुछ है। मैंने कहा इनमें नहीं है बिजनेस माइंडसेट, इनमें बिजनेस के स्किल्स हैं। फिर हमने शुरू किया, तो हमने 9th 10th के बच्चों को बिजनेस माइंडसेट, 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए डेली एक हमने क्लास शुरू की, एक पीरियड। उसका कार्यक्रम का नाम रखा हमने बिजनेस माइंडसेट करिकुलम। और उसका काम ही है कि कल के बिजनेसमैन तैयार करना, या इवन आप नौकरी भी करो तो आपका माइंडसेट एकदम एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम हमने रखा। अब EMC उसको हम बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम में हम 9वीं और 10वीं में बच्चों को बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिलवाते हैं, उनको कई लोगों की कहानियाँ सुनाते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटी कराते हैं। जब बच्चा 11th में आ जाता है तो हम उसके हाथ में 2000 रुपये पकड़ा देते हैं कि भाई ये सरकार से आपके लिए है, सीड मनी है, डू योर ओन बिजनेस, अप्लाई योर माइंड। तो शुरू में बच्चों ने पूछा जी नुकसान हो गया? तो मैंने नुकसान हो गया सरकार का, प्रॉफिट हो गया तो तुम्हारा। सारे बच्चों ने, उस वक्त हमने जब पहले साल राणा जी प्रोग्राम किया था, मुझे याद नहीं है कि ये बच्चे पहले बैच से हैं या ये फर्स्ट बैच से ही हैं। तो पहले बैच में जब किया तो उस वक्त करीब शैलेंज मेरे ख्याल से 1.5 लाख बच्चे थे हमारे पास, 2.5 लाख, 1.5 लाख बच्चे थे, 1.5 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे। हाँ, लेकिन दोनों क्लासेस को जोड़ें तो लगभग वही मुझे याद है 2.5 लाख बच्चे थे शायद। 11th और 12th में हमारे पास 2.5 लाख बच्चे थे। 2.5 लाख बच्चों को हमने सबको 2-2 हज़ार रुपये दिए, हर एक के हाथ में दिए कि आप अकेले या अपने दोस्तों के साथ एक बिजनेस टीम बनाओ, एंटरप्रेन्योर टीम बनाओ, और कोई भी बिजनेस आइडिया लाओ, चाहे पेन खरीद के सड़क पे बेच के दिखाओ, कुछ भी करो, लेकिन इस 2000 रुपये को खर्च करो, इससे कमाने की कोशिश करो, कोई भी बिजनेस आइडिया लाओ। करीब मेरे ख्याल से, अभी मुझे फिगर याद नहीं, अंकिता शायद करेक्ट, 50,000 टीम्स बनी 2.5 लाख बच्चों की। उन्होंने 50,000 बिजनेस आइडियाज पे काम किया। ये जो बच्चे आपके साथ बैठे हैं, ये उन 50,000 बिजनेस आइडियाज में से कुछ बिजनेस आइडियाज हैं। फिर जब उनसे मैं मिला तो मुझे लगा ये तो जैसे फ्यूचर का आईएएस यहाँ पढ़ रहा है, वैसे फ्यूचर का बिजनेस जॉब क्रिएटर भी पढ़ रहा है, जॉब सीकर यहाँ पढ़ रहा है, इंजीनियर, जॉब प्रोवाइडर भी पढ़ रहा है। तो मैं उनसे मिलता गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। इसको हमने फिर बहुत वास्ट लेवल पे, बड़े लेवल पे ले गए प्रोग्राम को। हमने सेलेक्ट किया, इनका कंपटीशन कराया, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल के कंपटीशन से जो 100 बच्चे निकले, फिर मैंने यूनिवर्सिटी से बात की। मैंने कहा ये आपके यहाँ जो BBA में बच्चे आते हैं ना, या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में बच्चे आते हैं, ये सब कंपटीशन दे के आते हैं, सारे बच्चे किताबें रटते हैं, कंपटीशन देते हैं। मैं मेरे ये जो बच्चे हैं ना, 100 ग्रुप्स, ये बिजनेस का कंपटीशन दे के आए हैं, इनको आप सीधे एडमिशन दो। बहुत विरोध हुआ कि जिस एग्ज़ाम में कंपटीशन से एडमिशन होता है, जिस यूनिवर्सिटी में, उसमें बिना रिटन कंपटीशन के कैसे हो सकता है। मैंने कहा ये 2 साल का कंपटीशन दे के आ रहे हैं ये बच्चे, और इन्होंने बीट किया है, सबने आइडियाज़ को बीट किया है, इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। ये लोग, मुझे याद है, मुझे इनका एग्जैक्ट याद नहीं है, बट बहुत सारे ग्रुप से मिले जिन्होंने 2,000 रुपये हमने दिए, 5 बच्चों ने ग्रुप बनाया, 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लिया, 2 लाख रुपये का प्रॉफिट करके दिखा दिया एक महीने में। किसी ने 5 लाख का, किसी ने 2 लाख का। फिर हमने इनको इन्वेस्टर्स से मिलवाया। तो आज ये बच्चे उसी स्कीम के तहत एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो IIIT में पढ़ रहे हैं, वो NSUT में शायद पढ़ रहे हैं ना, NSUT में पढ़ रहे हैं, वहाँ BBA कर रहे हैं, बिजनेस की क्लासेस सीख रहे हैं। इनकी अपनी, आई एम सो ग्लैड टू नो कि कोई 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, कोई 1.5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। आई एम सो ग्लैड। मुझे तो लगता है कि काम करना सफल हो गया, नौकरी देने वाले लोग बन गए। आउट ऑफ बॉक्स जब आप सोचते हैं तो फिर वैसे बच्चे जो आर्ट में हुनर रखते हैं, उनके लिए आप अपने सिलेबस में, स्कूल सिस्टम में जगह देते हैं। वैसे बच्चे जिनके पास बिजनेस स्किल्स हैं, वो अच्छा कारोबार कर सकते हैं, उनके लिए पढ़ाई के दौरान ही आप गुंजाइश बनाते हैं। और एजुकेशन का लेवल आप वहाँ तक लेके आते हैं कि सरकारी स्कूल जो माना जाता है कि यहाँ तो बस कुछ होता नहीं है, तो जो सरकारी स्कूल में है एक ठप्पा है कि किसी काम का नहीं होगा, वहाँ से देश के जो सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नीट, IIT, उसमें बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। एक बच्ची को मैंने बुलाया है, ये
आप ही के स्कूल से पढ़ी, सरकारी स्कूल से, और इसने नीट क्वालिफाई किया है। हाँ, जी नमस्कार सर। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगी और केजरीवाल सर का कि आपकी वजह से जो गवर्नमेंट स्कूल इतना ज़्यादा बदलाव हुआ कि मतलब पहले मैं एडमिशन ऐसी करवाई, लेकिन उसके बाद ना मेरे मामा जी ने और बड़े लोगों ने ना प्राइवेट में एडमिशन करा दिया। बट मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को तो इतना अच्छा यहीं पे मिल रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहे, CBSE का कोर्स हो रहा है, और सब कुछ करने के बाद बिना कोचिंग के मैंने नीट क्लियर किया और आज मैं सेकेंड ईयर में BDS कर रही हूँ। मैं आपकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ इस वजह से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शिक्षा में जो आपकी टीम रही है, हमने कोशिश की है कि उसको आज यहाँ लाएं, आपसे मिलवाएं। जंग बहादुर जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर आप कह रहे हैं, तो मैं जंग बहादुर जी का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जंग बहादुर जी। नमस्कार जंग बहादुर जी। मनीष जी के आने के बाद में दिल्ली के पूरे स्कूलों में लागू हो गया। पहले हम इसको छोटे लेवल पर करते थे अपने डिस्ट्रिक्ट में, बाद में हमारा रिटायरमेंट हो गया और डिपार्टमेंट में हम आगे ज्वाइन कर लिया। तो मनीष जी के साथ हैप्पीनेस कैरिकुलम में काम करने का भरपूर मौका मिला। अच्छा। और उसमें देखा जो इनका पैशन था, जो इनका हम लोगों के प्रति भरोसा था, जो इनका एक हार्ड वर्किंग का एक हैबिट था, एक एक कागज़ के एक एक पेज को जो किताबें निकली वो इनकी नज़र से निकली, और जहाँ कहीं भी हुआ कुछ तो इन्होंने बोला कि ये यहाँ पर चेंज होना चाहिए। वो हमें पता चला कि सर ये चाह रहे हैं, वो चेंज हुआ। और उसके बाद में फिर अब आज की तारीख में तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैप्पीनेस की किताबें उपलब्ध हैं दिल्ली में, और वो मेहरबानी है सर की, क्योंकि इनके आने के बाद ही आदमी एजुकेशन में, प्रोफेशन के लिए तो सब लोग एजुकेशन को चुनते हैं, लेकिन आदमी को आदमी बनाने के लिए जो सर ने काम किया वो काबिले तारीफ है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक बच्ची जो है वो रो रही है और आप वहाँ बैठे हुए हैं, गए थे, रो रही है। वीडियो लगता है कि जैसे कि आपने उसको डांटा हो, डपटा हो, और उसके बाद उन्हें फूट के रो दी। नहीं, ये संभव ही नहीं है कि मैं किसी को डांट दूँ। अच्छा। मतलब बच्चों को तो बिल्कुल नहीं। मैंने टीचर्स को जो नहीं पढ़ा रहे थे या प्रिंसिपल्स अगर स्कूल में ख़राब स्थिति थी तो मैंने कुछ कहा होगा निश्चित रूप से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने 10 साल के शिक्षा मंत्री के कैरियर में कभी किसी बच्चे को डांटा होगा। तो बच्ची क्यों रो रही थी? सर मेरा नाम वंशिका है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ, और मेरा टॉपिक जो है, मेरी टीम है 4 मेंबर है उसके अंदर, और टीम का नेम है सस्ते में होगी इच्छा पूरी। सस्ते में होगी इच्छा पूरी, ये मेरा टॉपिक है। सर हम ना चीप प्राइस में क्लोथ्स को लेते हैं और उसको परचेज करते हैं। अभी तो हमारा स्कूल तक ही सीमित है, जैसे स्कूल के बच्चे हैं और उनको हम इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल है, और इसके माध्यम से हम जो चीप प्राइस में हम कपड़े को देते हैं बच्चों को। गुड। और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे सर, अमेरिका नहीं जाएंगे, इसी देश में काम करेंगे। गुड। सो प्राउड ऑफ यू बच्चे। तेरे को तो जाने नहीं दूंगा मैं। क्या रो रही है? आपसे पहली बार मिली हूँ। गुड। सो अभी आप जो वीडियो कह रहा है वो याद दिला रहा है कि ये जो बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम है ना, मैं इसमें जाता था, बच्चों से पूछता था कि आपका क्या आइडिया है। तो उसी आइडिया में मैं बच्चों को कहता था कि यार देखो, आप बहुत शार्प हो, आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने के लिए पढ़ाई करो और फिर अमेरिका जाके एक बढ़िया नौकरी कर लो। कठिन काम है, पर फिर भी मुझे लगता है ये आसान है। स्कूल लेवल पे ये निर्णय लो कि आप ना नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनोगे और इंडिया में रहोगे, इंडिया के लोगों को नौकरियां दोगे। जब मैंने ऐसी बात की तो एक बच्ची रो पड़ी वहाँ पे। उसने कहा सर आपकी बात ठीक है, हम अपने देश को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, इंडिया में ही रहेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे। उस बात से वो रो पड़ी थी। वो बच्ची यहाँ है। सर मेरा नाम वंशिका है और मैं वही बच्ची हूँ जो सर के हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में आने पर
मैं 11th क्लास में थी, बिजनेस ब्लास्टर चल रहा था। पहली बार मैंने अपनी फर्स्ट क्लास से, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई मंत्री हमारे स्कूल में आया, वो भी सरकारी स्कूल में। तो ये बात मतलब सुन के ही मेरे को इमोशनल हो गई, सर को देख के इमोशनल हो गई कि आज तक सरकारी स्कूल में कोई मंत्री नहीं आया, किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है हमारे सरकारी स्कूल में। जो सर ने बहुत बदलाव किए हैं, जो आज भी बहुत बदलाव किए हैं सर ने, पहली बार मैंने देखा। मैं सर को देख के बहुत इमोशनल हो गई, इसलिए मैं रो पड़ी। और मैं आज कहना चाहूँगी सर आपको कि जब से आपकी सरकार आई है, शिक्षा मंत्री जब से आप बने हैं, तो पहली बार स्कूल में जाके आप विज़िट कर रहे हैं, प्रिंसिपल की मीटिंग करवा रहे हैं, प्रिंसिपल के साथ बैठ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए कि जो शिक्षा स्तर है वो ठीक हो सके। और अभी विवेकानंदा कॉलेज में हूँ, विवेक विहार में। तो अभी मैं बिजनेस ब्लास्टर को जो बिज़नेस है उसको तो नहीं करी, लेकिन मैं उससे बहुत कुछ सीखी हूँ। लीडरशिप सीखी हूँ, टाइम मैनेजमेंट सीखी हूँ, लोगों के साथ टीम वर्क करना सीखी हूँ। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे। 19 महीनों के बाद आप आए हैं वापस, और वापस आकर वही आपकी जो तेज है, जैसे अतीशी मैम ने बताया कि वही तेज आपका है, और आप उस पर वापस से आके काम पे लग गए। मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो भाड़ में जाए, क्या है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आपको उस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि सरकारी स्कूल किस स्तर पर आकर के आज की तारीख में खड़ा है। हमने कुछ बच्चे बुलाए हैं ताकि हम आपसे मिलवाएं भी, तमाम स्कूलों में आप जाते रहते हैं। एक वीडियो पहले मैं दिखाना चाहता हूं, एक कंप्यूटर का क्लास है, हाँ, उस क्लास का वीडियो है। ये वीडियो पहले देखिए और फिर मैं आपको एक बच्चे से मिलवाता हूँ। क्या सिखाते हो? तो बेसिक्स कंप्यूटर जैसे 10th क्लास है क्या सर? वैसे फिलहाल तो मेरे पास कोई ऐसा कोई वो नहीं आया, मेरे पास सिलेबस नहीं है। कुछ तो शेड्यूल होगा आपका? रोजाना कितने पीरियड लेते हो? हमारे लेते हैं सर। मैंने कंप्यूटर बारे में पढ़ाया। अरे मैं कब कह रहा हूँ तुम गाड़ियों के बारे में पढ़ा रहे हो? कंप्यूटर में स्पेसिफिक टॉपिक होता है ना, आस्किंग अबाउट द क्लासिफाइड ऑफ कंप्यूटर एंड कितने दिन से पढ़ा रहे हो? 10th बी कितना पढ़ चुकी है आपने? 10th कितना कौन से पढ़ा है? बी। टेंथ बी कौन सा पीरियड चल रहा है अभी? आपका कंप्यूटर पीरियड कब था? कल गए थे क्लासरूम में? यही समझा कर गए थे। कंप्यूटर रूम में कब गए थे? कभी नहीं गए। आज तक नहीं गए? एक भी दिन? 9th में? कभी भी नहीं गए? आप तो गए थे। क्या आते हैं बच्चे क्लास में? आपने कहा भी मुझको कि बच्चे आते हैं वहाँ क्लास में? बताइए, आते हैं? आते हैं बच्चे क्लास में आपके पास? मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल बच्चों के सामने आप इस तरह से बात करते हो, लेकिन मुझे अफसोस है एक टीचर मेरे से झूठ बोल रहा है। सर एक और रीजन छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास बच्चे क्लास लैब में आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या वाइस प्रिंसिपल साहब, बच्चे जाते हैं लैब में? नहीं सर। तो फिर आप नीचे कोई क्यों अंग्रेजी समझा रहे थे? मैं तो इनको कहा है कई बार। इनको क्या कहा? आप मेरे को क्लासरूम में आप मुझे अभी लैब में नीचे बैठ के बोल रहे थे ये टाइम टेबल बना हुआ है बच्चों का, इस हिसाब से बच्चे आते हैं यहाँ पे। आपके स्कूल में वाइस प्रिंसिपल आप हैं कि मैं हूँ? वाइस प्रिंसिपल का क्या काम है? अगर इन बच्चों को कंप्यूटर नहीं पढ़ाएंगे हम, अगर इनको दिखाएंगे नहीं कंप्यूटर क्या होता है, कैसे सीखेंगे कंप्यूटर? ये क्लासरूम में खड़े होते? इन बच्चों को भी बेवकूफ़ बना रहे हो, इनका भविष्य खराब कर रहे हो, हमसे झूठ बोल रहे हो, हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे थे फिर? नीचे आपने बोला नहीं? आपके पास सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, आपने जो कुछ नीचे बोला। आगे समझाओ हमको। इन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, आपको श्राप लगेगा।
ये बच्चे पढ़ने आते हैं, आप लोग इनके भविष्य से खेल रहे हो। अब ये बच्चा है, मैं चाहूँगा कि उसके साथ, अब तो बच्चा क्या, वो आगे निकल गए हैं, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो गुड इवनिंग सर। सर आई स्टिल रिमेंबर दैट डे सर व्हेन आई वाज 10th स्टैंडर्ड। तो हमारे स्कूल में नए नए कंप्यूटर आए थे, उस समय की बात है। पीरियड ही हमारा नया था, कंप्यूटर पहले सिखाते नहीं थे हमको। तो क्या मैं बहुत खुश था कि हम कंप्यूटर सीखेंगे। मैंने अपने घर पे जाके कहा कि आज हमारे स्कूल में कंप्यूटर आए तो मम्मी हम कंप्यूटर सीखेंगे। तो घर वालों ने कहा कि सरकारी स्कूल है, कुछ कंप्यूटर नहीं सिखाएंगे, वो ऐसे दिखाने के लिए होते हैं। तो हुआ भी ऐसी कुछ। हम क्लास में पढ़ते थे, कंप्यूटर का पीरियड लगता था हमारा, लेकिन हमें कोई पढ़ाने नहीं आता था। तो हम अपने कंप्यूटर वाले सर से बोलते थे कि सर हमें ले जाइए लैब में, लैब के अंदर। तो हमारे सर कहते थे ले जाएंगे। वो रोज़ आनाकानी करते थे। तो एक दिन मनीष सर हमारे स्कूल में आए स्पेशल इंस्पेक्शन को लेकर। तो मुझे नहीं पता था ये मंत्री हैं, मैंने सोचा कोई ऐसी इंस्पेक्शन के लिए आए होंगे। तो मैं भागा अपनी क्लास से सर के पास चला गया। मैंने सर से बोला सर आप हमारी कंप्यूटर लैब चेक कर लीजिए। सर हमें आज तक कंप्यूटर लैब में नहीं लेके गए। तो एकदम से सर के मुंह पे बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा मैंने उस समय। मैं खुद डर गया था उस गुस्से को देखकर। सर ने ना इधर देखा ना इधर देखा, सर मेरे को लेके उस समय कंप्यूटर लैब में ले गए। और कंप्यूटर लैब में ले जाने के बाद सर ने तुरंत प्रिंसिपल सर को बुलाया। सर ने प्रिंसिपल सर से पूछा कि क्या ये तुम बच्चों का क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो। सर ने फिर उन जो हमारे लैब वाले सर थे उनको भी बुलाया। तो सर ने तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया और सर ने उनको, तो यही इस बारे में। तो टीचर्स और उन सब के साथ में यहाँ कुछ मुझे दिखता था। तो ये अभी मुझे याद आ रहा है कि एक स्कूल था, मैं ऐसे ही रैंडम घूमता रहता था स्कूलों में। मैं इनके स्कूल में पहुँच गया बिना इन्फॉर्मेशन के, गाड़ी अंदर ली। अब मुझे अब तो मैं मेरे लिए पहचानना मुश्किल है इनको। तो ये बता रहे हैं 10th में थे उस वक्त आप? तो उस वक्त 10th में थे। तो ये 10th में थे। अब मैं गाड़ी से उतर के नॉर्मली किसी स्कूल में सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए जाता था तो पहले पूछता था प्रिंसिपल साहब कहाँ बैठते हैं। फिर मैं प्रिंसिपल मैडम या सर के पास पहुँचता था, उनके साथ उनका स्कूल का दौरा करता था। ये मेरा एक तरीका बना हुआ था। मैं और आतिशी जी थे, दोनों थे। हम गाड़ी से उतरे तो तब तक मुझे एकदम याद है वो विजुअल कि एक बच्चा मेरे पास, या शायद एक दो बच्चे, ये 2 लोग थे या एक थे मुझे याद नहीं रहा, अच्छा 2 लोग थे। तो ये आए दौड़े दौड़े, सर हमारा ना कंप्यूटर रूम जरूर देखिएगा, आप कंप्यूटर लैब जरूर देखिएगा। मेरे को नहीं पता कि उस वक्त इन्होंने क्या सोचा होगा, ये तो मुझे आज पता चला कि ये मेरे को पहचानते भी नहीं थे। तो बस मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आतिशी जी को कहा मैं चलो सीधे कंप्यूटर रूम ही चलते हैं, प्रिंसिपल रूम तो बाद में देखेंगे। तो मैं सीधे कंप्यूटर रूम में गया। अब वहाँ उससे थोड़े समय पहले, मे बी 6 मंथ पहले या शायद पिछले साल में, हमने हर एक स्कूल को 15-15 नए कंप्यूटर दिलवाए थे। अच्छा। और इस उद्देश्य किसके साथ दिलवाए थे कि भाई 21st सेंचुरी में कम से कम 15-20 कंप्यूटर्स हर स्कूल में होने चाहिए, ताकि आपके बच्चे नया कंप्यूटर्स पे काम करना सीखें। आप सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कंप्यूटर मतलब कोई थर्ड वर्ल्ड की मतलब एक नई दुनिया ना हो। हमें लग रहा था सब ठीक ही चल रहा होगा। अब कंप्यूटर टीचर दे दिए, 15 कंप्यूटर्स दे दिए हर एक स्कूल में, तो और क्या चाहिए। तो यहाँ फिर जब स्कूल में गए तो मैंने पूछा, सारे कंप्यूटर्स एकदम घूंघट के पट खोल वाले स्थिति में सजे हुए रखे हुए थे, कोई यूज़ ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सब क्लास होती है। कब होती है? तो उन्होंने, सर ने चार्ट दिखाया मुझे कि देखो जी ये चार्ट बना हुआ है। तो मैंने कहा आज किसकी क्लास हुई थी? तो उन्होंने लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही पूछा है। बोले आज तो नहीं हुई थी। मैं कल? बोले सर कल भी नहीं हुई थी। मैं परसों? फिर उन्होंने कुछ बहाना मारा। मैं अच्छा लास्ट क्लास कब हुई थी? बोले लास्ट थर्सडे हुई थी, जो भी मुझे याद नहीं है ठीक से। बोले लास्ट थर्सडे हुई थी। मैं कौन सी क्लास की हुई थी? बोले 10th वी की हुई थी। मैं चलो 10th वी में चलते हैं। मैं 10th वी में गया, वहाँ बच्चों से पूछा मैंने आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है? बच्चे बोले यस सर। कहाँ पे होती है? यहीं पे होती है। तो मैंने कहा फिर नीचे कंप्यूटर रूम में जाते हो कभी? कि नहीं सर। मैं फिर कंप्यूटर कब से पढ़ रहे हो? बोले जी 9th से पढ़ रहे हैं। तो 9th में उनको कंप्यूटर पढ़ा दिया गया, 10th में भी कंप्यूटर पढ़ा दिया गया, लेकिन एक दिन भी कंप्यूटर लैब नहीं गए। फिर मेरा खून खौल गया। मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा। फिर वो वीडियो आपने जो दिखाया वो था। अच्छा। कुछ अभिभावक भी हैं, आपकी 2 बच्चियां हैं, अपनी दोनों बच्चियों के बारे में बताइएगा। मेरी दोनों बेटियां दिल्ली के अंदर 12th पास करके, दोनों के लगभग 75 से 80% के बीच में नंबर थे। दोनों का मेन भी नहीं हुआ था और किसी तरह से भी कहीं वो एडमिशन नहीं हो रहा था। तभी हमने
जो बड़ी बेटी थी उसका 1 साल ड्रॉप करवा दिया, ये सोच के कि अगली बार हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए। तो उसके बाद अगले साल दोनों बेटियां एक साथ आ गई और दोनों का बीटेक में एडमिशन करवाना था और दोनों की फ़ीस बहुत भारी हो रही थी। तो हमने एक बेटी का तो एडमिशन करवा दिया आईपी यूनिवर्सिटी में और दूसरी बेटी का डीयू में सिलेक्शन हो रहा था। तभी दिल्ली सरकार की एक स्कीम मैंने पेपर में देखी जिसके अंदर बीवोक के तहत एडमिशन शुरू हो रहे थे। तो उसमें अच्छे अच्छे कोर्स थे। तो मैंने वाइफ को कहा कि दोनों बच्चियों का वहाँ से सरेंडर करवा के सीट और इसके अंदर एडमिशन करवा देते हैं। तो हमने काफ़ी सोच विचार के, बहुत घर में क्लेश होने के बाद हमने वहाँ से सीट सरेंडर करवाई और बीवोक में अपनी बेटियों का दोनों का एडमिशन करवा दिया। बीवोक मतलब इंटरप्रेन्योर और ब्लॉकबस्टर जो इंटरप्रेन्योरशिप का सिस्टम है, इससे पहले का सिस्टम है जो दिल्ली सरकार ने एक वोकेशनल कोर्स चलाए थे, डिग्री कोर्स होते थे। तो उसके अंदर हमने दोनों बेटियों का सिलेक्शन करवा दिया। उसी दौरान कोविड आ गया, लेकिन सिस्टम इतना अच्छा रहा कि वहाँ के जो एचओडी वगैरह थे उन्होंने टेक महिंद्रा से और उनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग उनकी करवाते रहे और स्किल इंटरप्रेन्योर पे, स्किल डेवलपमेंट पे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे उनकी रेगुलर क्लासेस होती रही। तो उनसे उनको दोनों बेटियों में इतना कॉन्फिडेंस आया कि एक बेटी ने डिलॉयट कंपनी को मतलब उसमें प्लेसमेंट मिली, कैंपस प्लेसमेंट थी और दूसरी ने इन्फोसिस में दूसरी का सिलेक्शन हुआ। एक कंपनी दुनिया की नंबर 1, दूसरी कंपनी इंडिया की नंबर 1 और दोनों को आज एक मैसूर में है, एक बेंगलोर में है। ये सोच के दिल्ली सरकार की उपलब्धि के बारे में और अपने इसके बारे में कई बार ना घरों से सीना चौड़ा हो जाता है और बड़ी खुशी होती है। दिल्ली सरकार पे बड़ा गर्व करते हैं। सो जो वो बच्चा मुझे बोला कि हम कोई देश का भविष्य थोड़े ही हैं, देश का भविष्य प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, उस पर अरविंद जी के साथ डिस्कस किया। उन्होंने खूब समझाया क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, गाइडेंस उनकी रही क्योंकि वो भी आईआईटी और उन सबसे निकले हैं। उस पर काम करते करते आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक पेरेंट को लग रहा है कि मैं सरकारी स्कूल से अपनी बच्ची को वहाँ ले गया, डेलॉयट और इन्फोसिस जैसी कंपनियों में पहुँच गई। आई एम सो हैप्पी। कुछ तस्वीरें आपकी हैं, मैं दिखाना चाहता हूं ताकि जब तस्वीरें सामने आती हैं तो इंसान उस वक्त को कुरेदने लगता है। ये तस्वीर देखिए आप। हम लोग बाइक पे जाते थे, साथ में पिलखुआ जाते थे। रास्ते में हमारा शौक था कि बाइक रोक के ऋषि और मैं जाते थे तो रास्ते में बैठ के लिम्का पीते थे। अच्छा। कोई कोल्ड ड्रिंक जरूर पीते हुए जाते थे किसी रेस्टोरेंट पे। हमें लगता था इससे हमें लगता है कि हम बड़े आदमी हैं। बिल्कुल कुल मिला के 40 किलोमीटर दूर है। हाँ। यहाँ से बैठते थे, दिल्ली से चले जाते थे बाइक उठा के। हाँ। लेकिन फिर हमें लगता था नहीं यार ऐसे नहीं, हम कमा रहे हैं, कहीं तो खर्च करेंगे, तो रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पी के जाएंगे। तो ये हमारा बड़ा होने का हमको एहसास दिलाता था। और अब आप ये तस्वीर देखिए। किसी कवि सम्मेलन वगैरह में किसी कोई प्रोग्राम है शायद। आपके गांव से एक चचेरे भाई आपके हैं, तो हमारी टीम जब गई तो पूछा कि भाई मनीष जी बचपन में क्या करते थे। तो हम आपको सुनाना चाहते हैं कि मनीष जी बचपन में क्या करते थे। जैसी छोटे बच्चे शैतानियाँ करते हैं, जैसे आम घरों में शैतानियाँ बच्चे हमारे लोग करते हैं, ये तो वो हमें भी उम्मीद नहीं थी, शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं होगी, गांव में भी किसी को उम्मीद नहीं होती कि ये व्यक्ति इस तरह राजनीति में इतना आगे बढ़ेगा, ऊंचा पहुँचेगा। गांव में जैसे आम बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, दंगल करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं, खुद भी पिट जाते हैं, ये सारी चीज़ें खेलते खालते थे, हम भी देखते थे उन्हें। जिंदगी ऐसी ही चलती है, ऐसी चलती है, ऐसी सबकी। इसीलिए मैंने कहा ना कि कोई नया ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ नहीं जी बचपन से तो हम तो ऐसे थे। मैं बिल्कुल ऐसा ही था जैसे सब होते हैं। और मैं कभी सोचता भी नहीं था, मैं आज भी नहीं सोचता कि मैं कल क्या होऊंगा, देखा जाएगा जो होंगे, अस्तित्व में व्यवस्था है। आप कुछ कह रही थी। मैं एक वाकया याद आ गया, वो शेयर करना चाह रही हूँ। 5 सितंबर का दिन था जो स्कूलों में टीचर्स डे होता है और हम थोड़े से रिलैक्स होते हैं उस दिन। कोई इंस्पेक्शन, कोई मिनिस्टर, कोई डीडी नहीं आता है स्कूल में, तो रिलैक्स भी थे और टीचर्स डे का एक प्रोग्राम वगैरह करने की सोच रहे थे। तो 7:30 बजे मेरे स्कूल का गेट खुलता है और सर सिसोदिया जी हमारे स्कूल में अपनी टीम के साथ एंटर कर जाते हैं और मैं देख के हैरान भी हूँ, खुश भी हूँ और थोड़ी सी परप्लेक्स भी हूँ कि ना जानते हुए एकदम ये ऐसे कैसे हो गया।
इस समय तो शायद इनको स्टेडियम में होना चाहिए था, ये मेरे स्कूल में क्या कर रहे हैं। वहाँ 9 बजे प्रोग्राम है त्यागराज स्टेडियम में। एनीवेज सर हमारे स्कूल के अंदर आए। मैंने कहा सर प्रिंसिपल रूम में या टीचर्स से मुलाकात करेंगे या राउंड लेना चाहेंगे। सर कहते मैं तो सीधा प्रेयर में जाऊंगा, आपके स्कूल में प्रेयर हो रही होगी, बच्चों से बात करनी है, मेरे को प्रेयर में ले चलो। और प्रेयर में वहाँ जाके सर ने सिर्फ बच्चों से बात करी और बच्चों से सवाल पूछे, क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ने का ज़रूरत भी क्या है, क्या करोगे पढ़ के। पर क्योंकि शायद बच्चों को कुछ अच्छी एजुकेशन मिली थी, उन्होंने इतने प्यारे प्यारे जवाब दिए और सर बहुत खुश हुए। सर ने कुछ बच्चों को बिल्कुल पास बुला के बहुत प्यार किया, कुछ बच्चों का से नाच करवाया, तो बहुत अच्छा माहौल रहा। और उसमें एक बात जो हमारी शेयर हुई थी, मैंने कहा सर हमारे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं। पास में ही हमारे एक बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है जो बहुत दिल्ली का नामी ग्रामी स्कूल है। मैंने कहा मेरे बच्चे उस स्कूल से कम नहीं है, सिर्फ एक चीज़ में कम है, ये ना इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो अगर ये इंग्लिश बोल रहे हैं तो ये उनसे भी बहुत आगे हैं। और सर जैसे कि बात को एकदम कैच करके क्या करना है, थोड़े ही दिन में हमारे स्कूल में ब्रिटिश काउंसिल से टीचर्स आ गई और हमारे स्कूल में छुट्टियों में ही बच्चों की इंग्लिश ट्रेनिंग और स्पीकिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। एंड आफ्टर दैट वी नेवर लुक बैक। क्या है ना, मतलब ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी है मेरी लाइफ में। राजनीति बहुत टेंशन वाला काम है और कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, पर क्योंकि राजनीति करके सारे राजनीतिक झंझटों को झेल के आप कुछ डिलीवर कर सकते हो, इसलिए मैं राजनीति में हूँ। तो मैं जब भी तनाव में होता हूँ मैं स्कूल चला जाता हूँ, बच्चों से मिल लेता हूँ, थोड़ी देर इनके साथ बैठ लिए, थोड़ी देर इनके साथ बैठ लिए, थोड़े टीचर्स के साथ बैठ लिए। आपको लगता है कुछ हो रहा है, एक नई दुनिया के साथ आप बैठ जाते हैं। ये तो मेरा राजनीतिक वो है, तनाव कम करने की जगह कि मैं मेरा मेडिटेशन होता है। दूसरा ये कि मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, ये कि ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चों में भगवान होते हैं, मैं बहुत यकीन करता हूँ। वैसे तो हमारा भारतीयता हमें सिखाती है कि कण कण में भगवान है, पर कण कण में भगवान तो दिखते नहीं, वो पानी में पानी दिखता है, टेबल में टेबल ही दिखती है। पर बच्चे इतने शुद्ध होते हैं, इतने प्योर हार्ट होते हैं कि जब मैं बच्चों के सामने बैठता हूँ तो मुझे सच में लग रहा होता है कि मैं भगवान के सानिध्य में बैठा हूँ। और मैं तो अपने भगवान, जब भी स्कूल जाता हूँ मुझे लगता है मैं अपने भगवान के साथ बैठा हूँ और बस भगवान की सेवा करता हूँ, वही सोच के करता हूँ। सच में एकदम वही फीलिंग आती है जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, जो मैडम ने कहा कि मैं ऐसे बात करता हूँ या इन बच्चों से बात करने गया, हमेशा मेरे को वही सुख मिलता है जो शायद किसी को सच में भगवान के दर्शन हो जाएं तो उस समय मिलता होगा। मुझे तो वही सुख मिलता है। टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर के भी मैं मैम को जिक्र कर रही थी। हाँ, स्कूल को लेके ये कहना है कि मनीष जी ने न सिर्फ बच्चों पे ध्यान दिया, जैसे 7:30 किसी स्कूल में चले जाना बड़ी आम बात होती थी, व्हाट्सएप का दौर था, सवेरे ही पता चल जाता था आज मंत्री जी इस स्कूल में हैं। उन्होंने न सिर्फ बच्चों पे ध्यान दिया, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया, इंग्लिश स्पीकिंग, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट करिकुलम, देशभक्ति करिकुलम, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान दिया। मैं पहले कह चुकी हूँ, टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी आपने बहुत ध्यान दिया, क्योंकि टीचर्स ट्रेन नहीं होते तो हम लोग टीचर्स के साथ एक सामंजस्य नहीं बिठा पाते। टीचर्स ट्रेनिंग पे जाते थे, उनकी सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, जीवन विद्या शिविर जो अधिकारी भी करते थे, मनीष जी खुद भी जाते थे और डिप्टी डायरेक्टर्स भी जाते थे, प्रिंसिपल्स भी जाते थे और टीचर्स भी साथ में जाते थे। IIMs में हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा शिक्षा का कोई भी ऐसा पहलू नहीं रहा जिसको उन्होंने न छुआ हो, केंद्र में बच्चा ही था। मनीष जी, आपने वक्त निकाला और इतना वक्त निकाला कि हमने 2 हफ्ते आपके साथ गुजारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यस्तता बहुत सारी रहती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, बावजूद इसके आपने वक्त निकाला है, इसलिए दिल से धन्यवाद। आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोगों का जो आए यहाँ पे इसका। हमें उम्मीद है कि ये जो ज़िंदगी हमारा प्रोग्राम है आपको पसंद आ रहा होगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब कभी भी आप इसको देखें तो इसको पसंद करें, अपने व्यूज़ दें और अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए
ताकि आपकी राय के मुताबिक हम मेहमान बुला पाएँ। तो हमें दीजिए विदा। नमस्कार।